एक सुहानी सुबह हमारा मेन कैरेक्टर जेक अपनी गर्लफ्रेंड जूनियर को फूल देता है, जिन्हें डेट करते हुए उसे एक महीना हो चुका है। लेकिन जूनियर को जे का ये गिफ्ट पसंद नहीं आता और वो बड़ी बेरुखी से उसे कुछ कहने के लिए तैयार होती है। जूनियर बिना किसी इमोशन के जे को बताती है कि उनका ब्रेकअप हो रहा है। तभी एक महंगी कन्वर्टेबल कार वहां रुकती है, जिसमें एक अमीर दिखने वाला लड़का बैठा होता है। वो लड़का अपनी सनग्लासेस उतारते हुए गीना को बर्थडे विश करता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है। जूनियर उछलकर उस लड़के की बाहों में चली जाती है और कहती है कि उसे डर था कि कहीं जेक उसे पकड़कर रोक न ले। वो लड़का उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाने का ऑफर देता है और ढेर सारे गिफ्ट्स दिलाने का वादा करता है। जूनियर को गले लगाते हुए वो लड़का जे की तरफ एक दुष्ट मुस्कान के साथ देखता है और कहता है कि रिलेशनशिप्स के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। जाते जाते वो ये भी कहता है कि सब कुछ देकर लगता नहीं कि जे किसके लायक भी है। जैसे ही वो कार जे की एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से जाती है, लोग पीठ पीछे बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जेक स्कूल का सबसे बड़ा सकअप है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के गिफ्ट के लिए दिन रात पागलों की तरह काम किया था। जेक अपने घुटनों पर गिर जाता है। वो इस बात से बहुत गुस्सा है कि उसकी सच्चाई को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि वो अमीर नहीं है। जे खुद से पूछता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी चापलूसी क्यों की, जब बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जो उसे बताती है कि वो एक सिस्टम में रजिस्टर हो चुका है जिसमें उसके पास 2 कैश अकाउंट्स हैं। डेटा के हिसाब से आवाज उसे बताती है कि उसका पर्सनल बजट $138 है और काउंटर अटैक के लिए उसका बजट $1 ट्रिलियन है। आवाज समझाती है कि जे काउंटर अटैक अकाउंट का पैसा सिर्फ लड़कियों पर खर्च कर सकता है और उसके अपने खर्चों का भुगतान उसके पर्सनल अकाउंट से होगा। आवाज आगे कहती है कि लड़कियों पर खर्च किए गए पैसे का 1% उसके पर्सनल अकाउंट में वापस आ जाएगा। ये सुनकर वो जोश में आ जाता है और फालतू की चीजों पर बड़ी रकम खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट हाथ में एक कार्ड पकड़कर खड़ा होता है और कहता है कि काउंटर अटैक अब शुरू होता है। जेक एक मॉल में जाता है और सोचता है कि उसे पहले एक लड़की ढूंढनी चाहिए ताकि वो इस कार्ड को टेस्ट कर सके। वहाँ उसे जूनियर की क्लासमेट ऑद्रे मिलती है। उसके दिमाग की आवाज बताती है कि एक हाई क्लास लड़की मिल गई है और उसकी डिटेल्स देते हुए कहती है कि अगर जे का इन्फैचुएशन लेवल 100% तक पहुंच गया तो उसे एक नया टारगेट ढूंढना होगा। जेक ऑद्रे के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। उसके दिमाग की आवाज बताती है कि ऑद्रे का उसके प्रति इन्फैचुएशन लेवल फिलहाल नेगेटिव है। ऑद्रे कहती है कि शायद जे को फिर से जूनियर के मामले में मदद चाहिए और उसे सलाह देती है कि वो हार मान ले क्योंकि उसे एक अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया है। जे कहता है कि ऑद्रे गलत है और वो बस उसे चाय पिलाना चाहता था, जबकि असल में वो उस पर कार्ड आजमाना चाहता था। ऑद्रे हैरान होकर कहती है कि उसे ये ऑफर समझ नहीं आया क्योंकि वो तो जे को जानती तक नहीं। इसके बाद ऑद्रे कहती है कि जिस कैफे में वो बैठी है वहाँ की स्पेशल चाय बहुत महंगी है और उसे शक है कि जेक उसे अफोर्ड कर पाएगा। तभी जे के पीछे खड़ी लाइन के लोग चिढ़ने लगते हैं क्योंकि वो काफी देर से वहाँ खड़ा कुछ नहीं कर रहा था। जेक सेल्स वुमन के पास जाता है और पूछता है कि पूरी लाइन को चाय पिलाने के लिए कितने ग्लासेस लगेंगे। वो जवाब देती है कि लगभग 180 ग्लासेस। जेक ऐलान करता है कि वो अपने खर्च पर सभी 180 ग्लासेस खरीद रहा है और कहता है कि ऑद्रे सबको ट्रीट देगी। उसकी ये दरियादिली देखकर वेंडर हैरान रह जाती है। ऑद्रे उसे चेतावनी देती है कि इसमें कई हजार यून खर्च होंगे और उसे नाटक न करने को कहती है। लेकिन जेक अपना गोल्ड कार्ड निकालता है और पेमेंट करने को कहता है। भारी रकम चुकाने के बाद जे कहता है कि मेहमानों को जल्द से जल्द चाय दी जाए और उन्हें इंतजार न कराया जाए। भीड़ जे की इस उदारता से हैरान होकर उसे शुक्रिया कहती है। जे की इस बहादुरी की सब तारीफ करते हैं और फिर वो हैरान खड़ी ऑद्रे के पास जाकर उससे एक काम में मदद मांगता है। कुछ समय बाद जेक और ऑद्रे शहर के सबसे अमीर शॉपिंग सेंटर में पहुंचते हैं। वहाँ एक स्टैंड पर एक बहुत ही महंगा लग्जरी बैग रखा होता है जो अपनी चमक से सबका ध्यान खींच रहा होता है। उसी बैग के पास जूनियर और उसका नया बॉयफ्रेंड खड़े हैं जो उसे वो बैग दिलाने की बात कर रहा है। लेकिन वो लड़का कहता है कि उसकी माँ के हिसाब से वो पैसे बहुत लापरवाही से खर्च करता है और आज के लिए इतनी शॉपिंग काफी है। वो लड़का पहले खाना खाने और फिर बाकी बात करने का सुझाव देता है, जिस पर जूनियर मान तो जाती है पर मन ही मन सोचती है कि इस बैग के बिना उसके सारे गिफ्ट्स अधूरे हैं। अचानक जूनियर का ध्यान ऑद्रे पर पड़ता है जो एक महंगा लिमिटेड एडिशन बैग लिए हुए जे को बुला रही है और पूछ रही है कि क्या उसे बुरा लगेगा अगर वो इसे खरीद ले। जे करीब से ऑद्रे का बैग देखता है। वही जूनियर हैरान होकर पूछती है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। जूनियर जे पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो पक्का ऑद्रे के साथ मिलकर उसे जलाने का नाटक कर रहा है और पूछती है कि क्या उसे समझ नहीं आता कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। जेक बड़ी संजीदगी से जवाब देता है कि उसे जूनियर से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस किसी और के लिए बैग खरीद रहा है। जूनियर को यकीन नहीं होता कि जेक जैसा गरीब आदमी इतने प्रीमियम स्टोर में कैसे आया और वो उसकी एक बात नहीं मानती। तभी जे के दिमाग में फिर से वही आवाज आती है और उसे जूनियर की डिटेल्स बताती है, ठीक वैसे ही जैसे ऑद्रे की बताई थी। जेक जूनियर से कहता है कि ब्रेकअप के बाद उसे सफाई देने की जरूरत नहीं है और वो कहीं भी जाने के लिए आजाद है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जूनियर उसका मजाक उड़ाती है कि वो कुछ ही घंटों में गरीबी से निकलकर करोड़पति कैसे बन गया। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर जेक वाकई अमीर होता तो ये बैग बहुत पहले खरीद चुका होता। जेक एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि वो वाकई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता और उसे मना करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो सबको हैरान करते हुए जोर से बोलता है कि सिर्फ एक बैग खरीदना काफी नहीं है और मदद के लिए स्टोर कंसल्टेंट को बुलाता है। हैरान भीड़ के सामने जेक पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि इस स्टोर की सारी चीजें उसके लिए पैक कर दी जाए। सब फटी आंखों से देखते
देखते रह जाते हैं जब जेक दुकान का सारा सामान पैक करवा लेता है। सेल्स पीपल आकर जेक को बताते हैं कि कुल बिल 1,13,20,000 बना है और उसके सामने कार्ड मशीन रख देते हैं। जूनियर का बॉयफ्रेंड मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर जेक ने ये सब खरीद लिया तो वो उखा लेगा, जबकि जूनियर को लगता है कि जेक पागल हो गया है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट का मैजिक गोल्ड कार्ड बिना किसी दिक्कत के पेमेंट कर देता है। वेंडर्स जेक का शुक्रिया अदा करते हैं और वो जूनियर और उसके बॉयफ्रेंड की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसमें ऐसा टैलेंट शर्त वाला भी है और उसे ये देकर खुशी होगी। जेक ये दरियादिली देखकर ऑड्रे शर्म से लाल हो जाती है। जूनियर और उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह सदमे में है और दुकान के बाकी ग्राहक भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऑड्रे जेक के गले लग जाती है और कहती है कि वो सबसे अच्छा है। जेक जवाब देता है कि वो उन लोगों जैसा नहीं है जो गहरी भावनाओं का नाटक करते हैं पर असल में एक पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं रखते। जूनियर का बॉयफ्रेंड कहता है कि वो आम लोगों से कहीं ज्यादा जानता है और सिर्फ बेवकूफ लोग ही अपनी दौलत इस तरह लुटाते हैं। वो कहता है कि एक असली अमीर खानदान के लड़के को संभल कर रहना चाहिए। तभी उसका ध्यान पास से गुजर रही एक बूढ़ी औरत पर जाता है। वो औरत उसे पहचान लेती है और उसका नाम चिल्लाती है, जिसे देखकर वो लड़का घबरा जाता है। वो बूढ़ी औरत उसे थप्पड़ मारती है और धोखा देने का आरोप लगाती है। वो कहती है कि उसने ही उसे ये महंगे कपड़े, घड़ी और कार दिलाई है और उसे 2 कौड़ी का कहती है। वो लड़का घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि ये सब जूनियर की वजह से हुआ। औरत कहती है कि वो उसे माफ नहीं करेगी लेकिन एक मौका दे सकती है अगर वो जूनियर को 2 थप्पड़ मारे, वरना उनका रिश्ता अभी खत्म। बिना सोचे समझे वो लड़का जूनियर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है जिससे उसके चेहरे पर निशान पड़ जाता है। जूनियर अपना बैलेंस खोकर जमीन पर गिर जाती है और डर के मारे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है। वो लड़का जूनियर के गले से हार छीन लेता है और कहता है कि वो एक स्वार्थी लड़की है जो दूसरों के बॉयफ्रेंड्स चुराती है और ये सारी ज्वेलरी उसने ही उसे दिलाई थी। जूनियर उठकर ऑड्रे को धक्का देती है और जे को गले लगाने की कोशिश करती है, उसे कुछ बताना चाहती है लेकिन जे पीछे हट जाता है और जूनियर को खुद से दूर धकेल देता है। वो उसकी एक बात भी नहीं सुनना चाहता। एक बार फिर जमीन पर गिरकर जूनियर उदासी से जे को जाते हुए देखती है। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। जूनियर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी जे के दिमाग में वो रहस्यमयी आवाज कहती है कि जूनियर का उसके प्रति इन्फैचुएशन लेवल पहले से और बढ़ गया है, जिसे सुनकर वो उलझन में पड़ जाता है। ऑड्रे कहती है कि उसने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी दुखद मोड़ लेंगी और उसे जूनियर के लिए बुरा लग रहा है। हालांकि वो मन ही मन जानती है कि जूनियर एक नंबर की है। जे कहता है कि जूनियर स्वार्थी है और वो हमदर्दी के लायक नहीं है। वो ऑड्रे से कहता है कि वो अपनी सहेली को भूल जाए और बताए कि क्या उसे अपने लिए कुछ और चाहिए। ऑड्रे अंदर ही अंदर खुश है कि जूनियर अब खेल से बाहर हो चुकी है। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो जे की इस मेहरबानी का शुक्रिया कैसे अदा करे। जे मजाक में कहता है कि वो ऑड्रे का इन्फैचुएशन लेवल बढ़ाकर एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं, जिस पर वो उसे छेड़ते हुए कमीना कहती है। ऑड्रे कहती है कि वो एहसानमंद नहीं रहना चाहती, इसलिए वो भी जे पर पैसे खर्च करेगी, जो सुनकर जेक हैरान रह जाता है। ऑड्रे मुस्कुराते हुए उसे एक कपड़ों के स्टोर में धक्का देती है और फिटिंग रूम की तरफ भेज देती है। जे के लिए अच्छे कपड़े चुनने के बाद वो उसे बताती है कि अगर उसे ढंग से कपड़े पहनना नहीं आएगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। सारे कपड़े चुनने के बाद ऑड्रे चेकआउट काउंटर पर जाती है और सारा बिल खुद चुकाती है। जब जेक फिटिंग रूम से बाहर आता है तो वो पूरी तरह बदल चुका होता है। उसका नया स्टाइल देखकर आसपास के लोग उसे मुड़-मुड़ कर देखने लगते हैं। ऑड्रे मन ही मन सोचती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि जेक नॉर्मल कपड़ों में इतना हैंडसम लगेगा। वो उसे एक असली खजाना मानने लगती है और उसकी तरफ और भी आकर्षित हो जाती है। जेक आईने में खुद को देखता है और हैरान रह जाता है कि वो कितना हैंडसम लग रहा है। उसे समझ नहीं आता कि ऑड्रे ने उस पर पैसे क्यों खर्च किए, भले ही वो उसके अपने खर्चों के मुकाबले कम थे। शाम ढलती है और ऑड्रे खुशी खुशी रोमांटिक गाना गुनगुनाते हुए लड़कियों के हॉस्टल लौटी है। कमरे में घुसते ही वो जूनियर को देखती है जो अपने बाल सुखा रही है। जूनियर के चेहरे पर चोट का निशान देखकर ऑड्रे की सांसें थम जाती है और वो उसका हाल पूछती है। जूनियर जवाब देती है कि वो ठीक है और कहती है कि जे की वजह से उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड का असली चेहरा दिख गया, वरना वो सपनों की दुनिया में ही जीती रहती। ऑड्रे उम्मीद जताती है कि अब से जूनियर लड़कों को चुनने में सावधानी बरतेगी। ऑड्रे अपना नया बैग छिपाने की कोशिश करती है लेकिन जूनियर उसे देख लेती है और कहती है कि क्योंकि जेक ने ये ऑड्रे के लिए खरीदा है तो उसे ही रखना चाहिए। ऑड्रे जूनियर को गले लगा लेती है क्योंकि उसे डर था कि जूनियर को बुरा लगेगा, लेकिन जूनियर कहती है कि क्योंकि वे दोस्त हैं तो वो बुरा नहीं मान सकती। हालांकि जूनियर मन ही मन सोच रही है कि ऑड्रे की हिम्मत कैसे हुई उसके और जे के बीच आने की। वही ऑड्रे को ये समझ नहीं आता कि जूनियर को उस धोखेबाज के पीछे भागने और जे को छोड़ने के लिए किसने मजबूर किया था। जेक लड़कों के हॉस्टल लौटा है और थका हुआ सा सोचता है कि क्या उसे चापलूसी, किसिंग पर और पैसे खर्च करने चाहिए या अपना तरीका बदल लेना चाहिए। अपने कमरे की ओर जाते हुए उसे उसके दोस्त मिलते हैं जो किसी लड़की की लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। उसका एक दोस्त डिस्मास कहता है कि जे के कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं। बाकी दोस्त शक करते हैं कि उसने अमीर दिखने के लिए नकली फेक कपड़े खरीदे हैं, लेकिन डिस्मास जे के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसने आज जो हुआ उसके बारे में सुना। उसकी राय में जेक ने जूनियर को पटाने में बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद किए, जिसने उसे फिर भी रिजेक्ट कर दिया। वो सुझाव देता है कि उसे फीमेल स्ट्रीमर्स को डोनेट करना चाहिए जो कम से कम ज्यादा अटेंशन तो देती है। जे के दोस्त कहते हैं कि आप स्ट्रीमर पर चाहे जितना खर्च करो वो सबको प्यार करेगी और एक आम लड़का भी इसे अफोर्ड कर सकता है। जेक डिस्मास की सलाह को
सीरियसली ले लेता है और सोचता है कि स्ट्रीमर्स को डोनेट करना एक परफेक्ट प्लान है। जेक मुस्कुराते हुए डिसमास के कंधे पर हाथ रखता है और उसे इस कीमती सलाह के लिए शुक्रिया कहता है। जेक के जाने के बाद उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं कि उनका मजाक उड़ाने के बावजूद जेक ने उन्हें थैंक यू कहा। अपने कमरे में जाकर जेक आराम से बिस्तर पर लेता है और लेपर्ड्स फैंग ऐप में लॉग इन करता है। जेक अपना निकनेम बेगर भिखारी रखकर रजिस्टर करता है और पहली बार कोई ब्रॉडकास्ट देखने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि उसके दोस्तों ने चाय चाय नाम की एक स्ट्रीमर का जिक्र किया था, तो वो सर्च बार में वही नाम डालता है। चाय चाय की लिंक पर क्लिक करते ही जेक एक ऐसी स्ट्रीम पर पहुंचता है जहां एक लड़की छोटे कपड़ों में डांस कर रही होती है और लोग उस पर प्यार भरे कमेंट्स की बारिश कर रहे होते हैं। जेक को वो स्ट्रीमर काफी अट्रैक्टिव लगती है और वो सोचता है कि क्या वो स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठी इस लड़की पर काउंटर अटैक कर सकता है। तभी उसके दिमाग की आवाज कहती है कि लड़की की अपीयरेंस 80 पॉइंट्स से ऊपर होनी चाहिए, वरना काउंटर अटैक मुमकिन नहीं होगा। लेकिन स्ट्रीमर्स अक्सर फिल्टर्स का इस्तेमाल करती है, इसलिए उनकी असली खूबसूरती पहचानना मुश्किल है। जे कहता है कि सिस्टम काफी सोच समझकर बनाया गया है, पर उसे लगता है कि चाय चाय बिना फिल्टर के भी 90 के ऊपर होगी, इसलिए उसे कोई फिक्र नहीं है। इसी बीच रेनल्ड नाम का एक टॉप डोनर स्ट्रीम ज्वाइन करता है और चाय चाय को 5 गोल्डन लियोपार्ड्स गिफ्ट करता है, जिसकी कीमत 10,000 यून है। चाय चाय खुशी से झूम उठती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। चैट में रेनल्ड ऐलान करता है कि जल्द ही चाय चाय और पुनपुन के बीच एक कंपटीशन शुरू होने वाला है और पूछता है कि क्या सब तैयार है। तभी जेक चाय चाय से पूछता है कि उसे गिफ्ट कैसे भेजते हैं और टॉप 1 बनने के लिए कितने पैसे भेजने होंगे। रेनल्ड को ये ढिठाई पसंद नहीं आती और वो चाय चाय से उस नए यूजर जेक को बैन करने के लिए कहता है। चाय चाय को लगता है कि वो सिर्फ रेनल्ड की मदद से ही जीत सकती है और ये नया लड़का शायद ही कोई गिफ्ट भेजेगा, इसलिए वो मॉडरेटर से कहकर जेक को किक आउट करवा देती है। जेक तुरंत बैन हो जाता है और हैरानी से स्क्रीन को देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये क्या हुआ, पर वो ज्यादा नहीं सोचता और तय करता है कि अगर उसे चाय चाय की स्ट्रीम से निकाला गया है तो वो पुनपुन की स्ट्रीम देखेगा। मुकाबला शुरू होता है और चाय चाय पुनपुन से कहती है कि उसे उसकी चिंता हो रही है क्योंकि उसके पास एक भी टॉप डोनर नहीं है। वो उसे हार मानने की सलाह देती है ताकि सजा कम मिले। बिल्ली के कपड़े पहनी पुनपुन कहती है कि उसके पास बहुत से अच्छे डोनर्स हैं, इसलिए फालतू बातों के बजाय मुकाबला शुरू करना बेहतर है। कंपटीशन शुरू होते ही दोनों स्ट्रीमर्स वो सब करने लगती है जो उनके डोनर्स कहते हैं। मुकाबला आगे बढ़ता है और पुनपुन डोनेशंस के मामले में काफी पीछे रह जाती है। चाय चाय के दर्शक मजे लेते हुए पुनपुन को टोकते हैं और उसे बिना वक्त बर्बाद किए बस डांस करने को कहते हैं। अचानक पुनपुन को सबसे कीमती तोहफा मिलता है, एक गोल्डन ड्रैगन। रेनल्ड झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि किसी ने इतना महंगा तोहफा भेजा है जिसकी कीमत 15,000 यून है। स्ट्रीमर पुनपुन झुकर हार्ट साइन बनाती है और यूजर बेगर का शुक्रिया अदा करती है। ये देखकर चाय चाय दंग रह जाती है और उसे एहसास होता है कि ये बेगर वही यूजर है जिसे उसने अभी अभी बैन किया था। जेक ने आखिरकार कार्ड को स्ट्रीमिंग सर्विस से जोड़ना सीख लिया था और सबसे महंगा गिफ्ट ढूंढ निकाला था। जेक के बाद एक गोल्डन ड्रैगन्स की बारिश कर देता है जिससे दर्शक और स्ट्रीमर्स दोनों दंग रह जाते हैं। देखते ही देखते पुनपुन और चाय चाय के बीच का फासला कम होने लगता है। पुनपुन जे को चेतावनी देने की कोशिश करती है कि पहला राउंड खत्म होने वाला है और ड्रैगन्स बहुत महंगे हैं, इसलिए वो अगले राउंड का इंतजार करे। रेनल्ड को लगता है कि ये वही नया लड़का है और वो मन ही मन खुश होता है कि जे को नियमों की समझ नहीं और उसने अपनी सारी जमा पूंजी हारने वाले राउंड में लगा दी है। लेकिन जेक नहीं रुका, वो सैकड़ों की तादाद में गोल्डन ड्रैगन्स भेजता ही जाता है। जे के दोस्तों समेत सभी दर्शक फटी आंखों से स्क्रीन को देख रहे हैं। चाय चाय को जब लगता है कि जीत उसके हाथ से फिसल रही है तो उसका चेहरा उतर जाता है और वो मायूसी से काउंटर को देखती है। जेक 1,500 से भी ज्यादा गोल्डन ड्रैगन्स खरीद लेता है जिससे पुनपुन का काउंटर पहुंच से बाहर हो जाता है। रेनल्ड दहशत में ड्रैगन्स की गिनती करता है और उसे याद आता है कि उसने साल भर में चाय चाय को कुल मिलाकर 30 लाख यून भेजे थे, जबकि यहाँ तो खेल ही अलग चल रहा है। चाय चाय गिफ्ट्स की गिनती करती है और उसे एहसास होता है कि पुनपुन के अकाउंट में अभी अभी 24 मिलियन यून आए हैं। पुनपुन बिल्ली वाले ग्लव्स पहनकर खुशी से उछलने लगती है और जे को इतने सारे गोल्डन ड्रैगन्स के लिए शुक्रिया कहती है। इसके बाद पुनपुन चाय चाय की तरफ मुड़ती है और कहती है कि अब खाली बैठने से काम नहीं चलेगा, अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दर्शकों के तानों के बीच चाय चाय पुनपुन की दी हुई सजा पूरी करना शुरू करती है। सजा काटे हुए वो मन ही मन रेनल्ड पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि अगर उसकी वजह से उसने जे को बैन न किया होता तो ये 1,600 गोल्डन ड्रैगन्स उसके होते। सबकी वाहवाही के बीच जे चैट में लिखता है कि या तो चाय चाय रेनल्ड को बैन करे या फिर वो खुद चला जाएगा। ये सुनते ही रेनल्ड चुपचाप चैट छोड़कर निकल जाता है। पुनपुन अपनी जीत का जश्न मनाती है और एक बार फिर मदद के लिए जे का शुक्रिया अदा करती है। जे को अपने अकाउंट पर ढेर सारे मैसेजेस मिलते हैं जिनमें उसे स्ट्रीमर चाय चाय का माफीनामा भी दिखता है। चाय चाय लिखती है कि उसने देखा कि जेक उसी शहर में रहता है जहां वो परसों एक फोटो शूट के लिए आ रही है और क्या वे कहीं मिल सकते हैं। जेक सोचता है कि ये फंसी हुई मछली उसकी मेहनत का अच्छा मुआवजा होगी और वो मिलने के लिए हाँ कर देता है। चाय चाय खुशी से पागल हो जाती है और अपने फोन को चूमते हुए रिप्लाई करती है कि उसे इस मुलाकात का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगले दिन जेक बहुत अच्छे मूड में सोकर उठता है। उसे लगता है कि वो आज तक कभी इतनी अच्छी नींद नहीं सोया। जेक के दोस्त तैयार होकर उसे नाश्ते के लिए बुलाते हैं लेकिन जेक मना कर देता है। वो कहता है कि उसे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए नाश्ता लेकर आएगी। उसके दोस्त परेशान हो
हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जे का दिमाग खराब हो गया है। जो लड़का 3 साल तक एक ही लड़की के पीछे पड़ा रहा, वो ब्रेकअप के बाद इतना शांत कैसे है? इधर लड़कियों के हॉस्टल के बाहर स्टूडेंट्स की भीड़ लगी है। सब जूनियर और ऑद्रे को नाश्ता देने के लिए आए हैं। डिस्मास वहाँ पहुँचता है और बाकी लड़कों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम सब चापलूस हील्स हो और जेक जैसा बनना कोई हल नहीं है। जब कोई उससे पूछता है कि उसके डिब्बे में क्या है, तो वो शान से बताता है कि इसमें 600 युआन के फ्रेंच मैकरोन्स। वो आगे कहता है कि लड़की पटाने के लिए असली पैसा खर्च करना पड़ता है। तभी ऑद्रे और जूनियर सीढ़ियों से उतरती हुई आती है। लड़के उन्हें तोहफों से घेर लेते हैं। क्लास प्रेसिडेंट डिस्मास से ऑद्रे बड़ी बेरुखी से मैक्रोन्स लेती है और बस एक सूखा थैंक यू बोलती है। तभी डिस्मास की नजर वहाँ से गुजर रहे जेक और उसके दोस्तों पर पड़ती है। डिस्मास भीड़ में से जेक को आवाज लगाता है और चुटकी लेते हुए पूछता है कि क्या वो जूनियर के लिए नाश्ता लाया है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वैसे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जूनियर ने नाश्ता डिलीवरी से मंगवा लिया है, इसलिए जे कल जल्दी आने की कोशिश करे। लेकिन तभी ऑद्रे जे के पास आती है और पूछती है कि क्या उसने नाश्ता किया। जेक जवाब देता है कि क्योंकि उसने साथ नाश्ते का वादा किया था, इसलिए वो भूखा ही है। जे के दोस्त अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते कि ऑद्रे उसकी नई गर्लफ्रेंड है। डिस्मास और उसके साथी तो एकदम सन्ना स्टूपर रह जाते हैं। उसी वक्त एक कुरियर वाला जूनियर को खाने का बैग देता है। ऑद्रे जे को बताती है कि वो उसके लिए मिल्क मैक्रोनी लाई है। तभी जे के दिमाग में आवाज आती है कि उसका क्रश लेवल 7% बढ़ गया है। जे पास्ता देकर बहुत खुश होता है और उसे अच्छा लगता है कि ऑद्रे ने उसके लिए खुद नाश्ता बनाया। ये देख जूनियर उन दोनों के पास आती है और कहती है कि वो जे के लिए 368 युआन का नाश्ता लाई है। जूनियर फिर से जे को लुभाने की कोशिश करती है और कहती है कि जेक ने पिछले 3 सालों में उसके लिए बहुत कुछ किया है, जिससे वो बहुत टच हो गई है और अब से वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी। जे को जूनियर की इस दिखावटी चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समझ जाता है कि जैसे ही उसने दोबारा उसकी चापलूसी शुरू की, वो फिर से भाव खाने लगेगी। जेक अपना मुंह फेर लेता है और जूनियर से कहता है कि उसे उसके करीब आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ उसके और भी बहुत से चाहने वाले खड़े हैं। जे के दिमाग में फिर से वो आवाज गूंजती है और बताती है कि दोनों लड़कियों का इन्फैचुएशन लेवल और बढ़ गया है। जहाँ एक तरफ दोनों लड़कियां सोच रही हैं कि जेक ये सब उनके प्यार में कर रहा है, वहीं जेक इस बात से हैरान है कि आखिर इन दोनों का लेवल लगातार क्यों बढ़ रहा है। बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा कि जूनियर और ऑद्रे जैसी बाकी सहेलियां जे के लिए आपस में क्यों लड़ रही है। दोनों लड़कियां जे को घेर लेती है और उसे अपना अपना नाश्ता खिलाने की जिद करने लगती है। जूनियर जे को बेंच पर बिठाकर उसे नाश्ता खिलाने लगती है, जिसे ऑद्रे बड़े गुस्से से देखती है। डिस्मास को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि दो लड़कियां एक लड़के के लिए लड़ सकती है, वो भी जेक जैसे लड़के के लिए। वो सोच में पड़ा है कि जेक ने ये सब किया कैसे। जेक डिस्मास को मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है कि कल इसी उंगली ने स्क्रीन पर 1600 बार टैप किया था, लेकिन अब उसकी देखभाल करने वाले बहुत से लोग हैं। लड़कियां जे की उंगली पर लगी मामूली खरोंच को देखकर परेशान होने लगती है। ऑद्रे जे को पास्ता देते हुए कहती है कि ये बहुत टेस्टी है और उसे चखने के लिए बुलाती है। डिस्मास और उसके चमचे ये देकर जल भुन जाते हैं कि ऑद्रे खुद जे को पास्ता खिला रही है। जे कहता है कि पास्ता तो अच्छा है, लेकिन उसे लाल वाला पसंद नहीं। ऑद्रे मैक्रोन्स की तरफ देखती है और जे को टोकते हुए कहती है कि ये लाल नहीं, असल में पिंक गुलाबी है। जूनियर चिढ़कर जेक से कहती है कि वो चुपचाप अपना नाश्ता करे और ऑद्रे की तरफ न देखे। तभी ऑद्रे उठती है और जे के कान में कुछ ऐसी वैसी बात फुसफुसाती है, जिससे जेक शर्म से लाल हो जाता है। ये नजारा देखकर डिस्मास बर्दाश्त नहीं कर पाता और गर्मी के मारे उसकी नाक से खून बहने लगता है। इसी बीच जे के दोस्त सोशल मीडिया पर खबरें पढ़ रहे होते हैं और बताते हैं कि जेक अब न्यूज में आ गया है और लोग उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जेक और ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहता, इसलिए वो अपने दोस्तों को छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है। जे के जाने के बाद ऑद्रे और जूनियर एक दूसरे पर दोष मढ़ती है। जूनियर कहती है कि ऑद्रे ने अपनी गंदी हरकतों से जे को भगा दिया और ऑद्रे उसे गपशपी कहती है। जेक रिपोर्टर से छिप रहा होता है कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। स्ट्रीमर ची चाय का मैसेज आता है कि वो शाम 7 बजे शहर पहुंच रही है और चाहती है कि वो उससे मिलने आए। जेक पैसे खर्च करने का नया मौका देकर खुश हो जाता है और ची चाय से मिलने के लिए बेताब है। शाम को एयरपोर्ट पर जेक उसे ढूंढने लगता है। उसे शक होता है कि कहीं ची चाय ने फिल्टर्स का इस्तेमाल तो नहीं किया था, कहीं वो असल जिंदगी में कोई बूढ़ी औरत तो नहीं जिसे वो पहचान ही न पाए। तभी वो देखता है कि एक फैन जबरदस्ती ची चाय का हाथ पकड़कर उसे घर छोड़ने और राइड देने की जिद कर रहा है। उस लड़की को मुसीबत में देकर जेक समझ जाता है कि यही वो स्ट्रीमर है। जेक उसके बचाव में आता है और उस फैन को अपनी आंखें चेक कराने की सलाह देता है, क्योंकि लड़की के चेहरे से साफ दिख रहा है कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। ची चाय जेक को पहचान लेती है, क्योंकि उसके कपड़े वैसे ही थे जैसा उसने सोशल मीडिया पर बताया था। वो मदद के लिए उसे शुक्रिया कहती है और कहती है कि अगर वो सही वक्त पर न आता तो वो फैन शायद उसे किडनैप ही कर लेता। ची चाय कहती है कि उसने सोचा नहीं था कि जेक इतना जवान और हैंडसम होगा। उसे लगा था कि इतना अमीर आदमी उम्रदराज और बदसूरत होगा। तभी जेक के दिमाग में आवाज आती है कि ची चाय के खिलाफ काउंटर अटैक मोड शुरू हो गया है और उसका इंथुजियाज्म लेवल 30% है। तभी भीड़ में से एक अमीर दिखने वाला लड़का हाथ हिलाते हुए ची चाय को आवाज देता है। ची चाय उसे पहचान लेती है और कहती है, डेमियन तुम यहाँ कैसे? ची चाय जे का परिचय उसके निकनेम बेगर से कराती है। डेमियन ये जानकर हैरान रह जाता है कि इतना मशहूर अमीर आदमी इतना जवान है। वो जेक से पूछता है कि वो कौन सी गाड़ी चलाता है। जेक जब कहता है कि
उसके पास कार नहीं बल्कि एक छोटा स्कूटर है तो ची चाय दंग रह जाती है। डेमियन उन दोनों को लिफ्ट देने का ऑफर देता है और जेक का स्कूटर अपनी महंगी कार की छत पर बंधवा देता है। कार चलाते वक्त डेमियन सोचता है कि जेक 20 साल से बड़ा नहीं लग रहा और उसके कपड़े भी सस्ते हैं। ची चाय के मन में भी शक होने लगता है कि क्या ये आदमी वाकई उतना अमीर है। डेमियन की कार एक बहुत महंगे होटल के सामने रुकती है। ची चाय दरवाजा खोलती है और अपनी चमकदार मुस्कान से सबका स्वागत करती है। चीची के मेहमान उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि पिछली बार के मुकाबले वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। जेक अंदाजा लगाता है कि ये सारी माफी और बार का इन्विटेशन असल में सभी टॉप डोनर्स को एक जगह इकट्ठा करने का एक तरीका था। जेक नोटिस करता है कि लेपर्ड टूथ की एक मशहूर स्ट्रीमर होने के नाते चीची वाकई काफी चालाक है। मेहमान मेज पर बैठ जाते हैं और बिजनेस की बातें करने लगते हैं। तभी उनमें से एक डोनर पूछता है कि क्या जेक वाकई उनसे मिलने आया है। एक आदमी कहता है कि अगर जेक के पास 2000 गिफ्ट्स भेजने के पैसे थे तो उसकी इनकम कम से कम 10 बिलियन तो होगी। वो आदमी जेक के करीब आकर कहता है कि वो शहर के बहुत से लोगों को जानता है, लेकिन उसने कभी जेक या उसके पेरेंट्स का नाम शहर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में नहीं देखा। मेहमानों को शक होने लगता है कि जेक बस दिखावा कर रहा है और उसने चीची को धोखा दिया है। जेक के दिमाग की आवाज बताती है कि कोई जवाब न देने की वजह से चीची का अट्रैक्शन लेवल 10% गिर गया है। चीची को याद आता है कि उसने रास्ते में जेक का फोन देखा था, इसलिए उसे शक नहीं है कि जेक वही है जो वो कह रहा है, जिसका मतलब है कि वो शायद अभी भी उससे बदला ले रहा है। चीची जेक की जांघ पर हाथ रखती है और कहती है कि अफवाहों के मुताबिक जेक की फैमिली राजधानी के 3 सबसे अमीर परिवारों में से एक है। जेक जवाब देता है कि वो उन लोगों को नहीं जानता जिनकी चीची बात कर रही है, लेकिन उसके पास उनसे कहीं ज्यादा पैसा है। मेहमानों को जेक की बात पर यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर उसके पास उस अमीर खानदान से भी ज्यादा पैसा है तो पक्का उसने अपनी गाड़ियां कहीं छिपा रखी होंगी। जेक चीची के कंधे पर हाथ रखकर उसे करीब खींचता है और कहता है कि उसके पास एक भी कार नहीं है। जेक चीची से पूछता है कि उसे कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो अभी उसे कोई भी कार दिला सकता है। मेहमानों को जेक का हाथ चलाने का अंदाज पसंद नहीं आता और वो उसे शो ऑफ करने वाला कहते हैं। चीची बड़े प्यार से जवाब देती है कि उसे फेरारी फास्ट 60 बहुत पसंद है, लेकिन जेक के दिमाग की आवाज बताती है कि उसका इन्फैचुएशन लेवल फिर से 15% गिर गया है। जेक समझ जाता है कि वो सिर्फ बाहर से खुश दिख रही है पर अंदर से निराश है और ये ड्रामा उसे पागल कर देगा। जेक कहता है कि वो समझ गया और टेबल से उठकर बाहर चला जाता है। आधे घंटे बाद चीची और उसके फैन सड़क पर आते हैं। उन्हें लगता है कि जेक डरकर भाग गया होगा और उन्हें दुख होता है कि वो एक झूठा निकला। अचानक तेज हेडलाइट्स की रोशनी और इंजनों की दहाड़ सबको अंधा कर देती है। चीची और बाकी लोग अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। पता चलता है कि जेक अलग अलग ब्रांड्स की ढेर सारी लग्जरी सुपर कारों का काफिला होटल के सामने ले आया है। जेक मेहमानों की गाड़ियों का रास्ता रोकने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि ऑटो रिपेयर शॉप के मालिक वॉल्टर वो सारी गाड़ियां ले आए हैं जो उसने चुनी थी। वॉल्टर बताता है कि जेक की पहचान एक खास डायमंड कार्ड से कंफर्म हुई है। मेहमानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि एक ब्लैक डायमंड कार्ड पाने के लिए मालिक की नेट वर्थ कम से कम 1 बिलियन होनी चाहिए। जेक कहता है कि जो कार चीची को चाहिए थी उसकी कीमत 15 मिलियन येन है, जो उसके लिए बहुत सस्ती है। जेक के मुताबिक वॉल्टर ने कहा कि चीची को LF मॉडल पसंद आएगा, इसलिए उसने खुद फैसला लिया और उसके लिए वो कार खरीद ली। वॉल्टर बताता है कि इस कार की कीमत 32 मिलियन युआन है और बिना किसी हिचकिचाहट के जेक पेमेंट के लिए अपना कार्ड स्वाइप कर देता है। चीची शर्म से लाल हो जाती है और हैरान है कि जेक ने वाकई उसके लिए 30 मिलियन से ज्यादा की कार खरीद ली। सारे मेहमान वहीं जम जाते हैं और भारी मन से कहते हैं कि जेक का मजाक उड़ाकर उन्होंने गलती की। जब चीची अपनी नई कार देख रही होती है, जेक वॉल्टर से कहता है कि उसे उसके शोरूम की सबसे महंगी कार से भी ज्यादा महंगी कार खरीदनी है। एहसानों से दबी चीची जेक को बताती है कि उसने हमेशा से इस फेरारी मॉडल को चलाने का सपना देखा था। जेक जवाब देता है कि उसके पास वैसे भी इतना पैसा है कि उसे कहीं न कहीं तो खर्च करना ही है। चीची इस बात से इम्प्रेस हो जाती है कि जेक ने इस स्थिति का फायदा नहीं उठाया और न ही बदले में कुछ मांगा। तभी जेक के दिमाग में आवाज आती है कि उसका अट्रैक्शन लेवल 50% बढ़ गया है। मेहमान भी जेक से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसकी पावर पर शक करके गलती की। मेहमानों में से एक कहता है कि उसके पास शहर की कारों का सबसे बड़ा बेड़ा फ्लीट और अगर जेक उनमें से कोई खरीदना चाहे तो उसे भारी डिस्काउंट मिलेगा। चीची जेक के पास आती है और कहती है कि वो नई कार को टेस्ट करना चाहती है और उसे साथ चलने को कहती है। चीची जेक के कान में इशारा करती है कि इतने बड़े तोहफे के लिए वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है और क्योंकि तोहफा बहुत बड़ा है तो जब वे अकेले होंगे तब वो उसे कई बार थैंक यू कहेगी। जेक मन ही मन सोचता है कि अब उसे समझ आया कि ये स्ट्रीमिंग से इतने पैसे कैसे कमाती है। अब उसमें भी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जाग गई है। कार में बैठते ही चीची एक्सीलेटर दबाती है और इंजन की दहाड़ के साथ कार क्षितिज हराइजन की ओर निकल जाती है। चीची जेक को एक मार्कर देती है और उसे अपनी जांघ पर साइन करने को कहती है। जेक जब चीची की स्कर्ट ऊपर करता है तो देखता है कि वहाँ पहले से अपॉलॉजी लिखी हुई है। चीची कहती है कि ये उसके शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है और हर बार जब वो उसे थैंक्स कहेगी तो वो उसकी जांघ पर एक निशान छोड़ सकता है। चीची अपनी स्ट्रीम चालू करती है और दर्शकों को बताती है कि उसने उम्मीद नहीं की थी, पर जेक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कार दिला दी और वो इससे बहुत टच हो गई है। जब चीची अपने फॉलोअर्स से चैट कर रही होती है तभी कार पार्क का मालिक जेक से कहता है कि शहर में अमीर लोगों का एक क्लब है जो उससे मिलना चाहता है। निमंत्रण स्वीकार
करने के बाद जे को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके स्कूल के स्टूडेंट्स ने एक रियूनियन रखा है और उसे वहां बुलाया गया है। जे को ये भी पता चलता है कि लिटरेचर क्लास की एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम एस्ट्रिड है वो भी पार्टी में आ रही है। जे कहता है कि वो जरूर आएगा। जेक अपने पुराने स्कूटर पर तय की गई जगह पर पहुंचता है और आसपास देखते हुए कहता है कि ये 5 स्टार बार बहुत ही आलीशान रिच लग रहा है। तभी उसके क्लासमेट्स उसे आवाज देते हैं। जेक उनसे पार्किंग के बारे में पूछता है जिस पर वे कहते हैं कि वे पैदल आए हैं। अचानक जे का स्कूटर फिसलने लगता है और पूरी तरह खराब हो जाता है। जे को याद आता है कि कल डैमिन ने उसका स्कूटर मांगा था कहीं घूमने जाने के लिए। जे कहता है कि पक्का डैमिन ने ही इसे तोड़ा है और उसे ही इसके पैसे भरने होंगे। तभी एक महंगी कन्वर्टेबल कार जे के पास आकर रुकती है जिसे उसका एक क्लासमेट चला रहा है। फॉक्स नाम का वो क्लासमेट जेक से पूछता है कि उसकी गाड़ी को क्या हुआ। फॉक्स हंसते हुए कहता है कि जब उसने मीटिंग की जगह चुनी थी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई वहां स्कूटर पर आएगा। फॉक्स अपनी कार की चाबियां दरबान डॉमन की तरफ फेंकता है और उसे कार पार्क करने को कहता है। एक हैरान छात्र बताता है कि यहाँ पार्किंग की जगह की कीमत कई मिलियन है, लेकिन उसे बताया जाता है कि मरीडियन नाम का ये बार फॉक्स का ही है जहाँ ये मीटिंग हो रही है। जे कहता है कि वो पार्किंग के लिए कहीं जगह ढूंढ लेगा, तब तक बाकी लोग मरीडियन देखें। जब जेक अपना टूटा हुआ स्कूटर ले जा रहा होता है उसका फोन बजता है। ऑड्रे का फोन था। वो पूछ रही थी कि वो कहाँ है और साथ कहीं चलने का ऑफर देती है। जेक उसे बताता है कि आज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो क्लास रियूनियन में है। ऑड्रे कहती है कि वो कल मिल सकती है पर कुछ दिनों बाद नहीं मिल पाएगी। जेक चुपचाप अंदाजा लगा लेता है कि ऑड्रे के पीरियड शुरू होने वाले हैं, इसलिए वो उसे गर्म पानी पीने की सलाह देता है जिससे ऑड्रे का उत्साह थोड़ा बढ़ जाता है। तभी जे के दिमाग में आवाज आती है कि ऑड्रे का इन्फैचुएशन लेवल 91% पहुंच गया है और काउंटर अटैक लेवल 1 पार हो गया है। इसका मतलब है कि उस पर खर्च किए गए पैसे का 10% जे के पर्सनल अकाउंट में आ गया है। इसके अलावा सिस्टम बताता है कि जे के सारे स्टैट्स एक लेवल बढ़ गए हैं और उसे कुछ नई स्किल्स मिली है। अब जेक सांस्कृतिक विरासत कल्चरल हेरिटेज को समझ सकता है, 5 इलेक्ट्रिक ओडे वेब्स चला सकता है और रैप कर सकता है। जेक इन स्किल्स की काम चलाओ प्रैक्टिकल कमी देकर थोड़ा निराश होता है। जेक मरीडियन वापस लौटा है और सोचता है कि अब उसे खुद के लिए कार खरीद लेनी चाहिए, लेकिन अफसोस कि वो काउंटर अटैक बजट अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। जब जेक अपने क्लासमेट्स के कमरे में पहुंचता है तो सिर्फ 2 सीटें खाली बची थी। जेक पूछता है कि क्या एस्ट्रिड आ गई है। फॉक्स अकड़कर पूछता है कि उसे इससे क्या मतलब, क्योंकि वो एक मुश्किल परिवार की लिटरेचर स्टूडेंट है। जे को हैरानी होती है कि क्या एस्ट्रिड का परिवार बहुत अमीर है, जिस पर उसका क्लासमेट बताता है कि उसका परिवार बहुत समझदार और बुद्धिमान इंटेलिजेंट और वे अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते। फॉक्स बताता है कि एस्ट्रिड के परिवार ने शहर में एक म्यूजियम खोला है। तो फॉक्स के हिसाब से जेक और एस्ट्रिड का लेवल एकदम अलग है, क्योंकि सिर्फ फॉक्स के पास ही उसे संभालने लायक पैसा है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एस्ट्रिड अंदर आती है। वो लेट होने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वो ट्रैफिक में फंस गई थी। जे के दिमाग की आवाज बताती है कि एस्ट्रिड की अपीयरेंस रेटिंग 94 है, जिसे जानकर जे काफी खुश होता है। फॉक्स उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है, लेकिन इकलौती खाली सीट जे के बगल में है। जेक भी उसे अपने पास बैठने का ऑफर देता है। एस्ट्रिड मान जाती है और उसके पास बैठते हुए कहती है कि उसने जे को बहुत समय से नहीं देखा। जेक हैरान होकर कहता है कि उसे लगा था वो उसका नाम भूल गई होगी, पर एस्ट्रिड कहती है कि उसे अपनी क्लास के हर बच्चे का नाम याद है। क्लासमेट्स एस्ट्रिड को जे के साथ बैठा देख दंग रह जाते हैं। तभी जे के दिमाग की आवाज उसे एस्ट्रिड की खूबियां बताती है, लेकिन अब शर्तें बदल गई है। अगर एस्ट्रिड का इन्फैचुएशन लेवल 100% पहुंच गया तो ये कार्ड अब जे का नहीं रहेगा। फॉक्स इस बात से चिढ़ जाता है कि एस्ट्रिड ने उसकी बात नहीं मानी और वो मन ही मन जे को कोसने लगता है। वो मजे लेते हुए जेक से पूछता है कि वो उस लड़की को क्यों नहीं लाया जिसे वो 3 साल से डेट कर रहा था। जेक जवाब देता है कि परसों ही उसका ब्रेकअप हो गया है, जिस पर सब चिल्लाने लगते हैं कि वो ये झूठ सिर्फ एस्ट्रिड को पटाने के लिए बोल रहा है। क्लासमेट्स उसे दबाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज के बाद जेक इतना बड़ा कमीना बन जाएगा। इन फालतू की बातों की वजह से एस्ट्रिड का इन्फैचुएशन लेवल 1% गिर जाता है। जेक परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। फॉक्स फिर से अपनी किस्मत आजमाता है और एस्ट्रिड के पास जाकर कहता है कि उसने हाल ही में शंघाई के एक कलेक्टर से डा विंसी की पेंटिंग खरीदी है। एस्ट्रिड पीछे मुड़कर पेंटिंग देखती है और फॉक्स उसे करीब से देखने के लिए कहता है। जब एस्ट्रिड पेंटिंग देखने जाती है, फॉक्स टेबल के चक्कर लगाकर जे के पास आता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर फुसफुसाता है कि वो अपनी औकात में रहे। वो उसे भिखारी कहता है और धमकी देता है कि अगर उसने फिर से एस्ट्रिड की चापलूसी की तो वो उसका करियर बर्बाद कर देगा। फॉक्स एस्ट्रिड को बताने लगता है कि उसे ये पेंटिंग कितनी पसंद है और शहर में एक ऑक्शन होने वाला है जहाँ ऐसी ही एक और पेंटिंग बिकने वाली है। एस्ट्रिड हैरान होती है कि फॉक्स को रेनेसांस आर्टिस्ट में दिलचस्पी है, जबकि फॉक्स मन ही मन सोच रहा होता है कि उसने सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब रटा है। तभी जेक अपनी सीट से उठता है और कहता है कि उसे भी डा विंसी की पेंटिंग्स में काफी दिलचस्पी है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों न वे साथ मिलकर पेंटिंग देखें। इसी बीच उसके दिमाग में आर्टिफैक्ट अप्रेजल स्किल एक्टिवेट हो जाती है। फॉक्स मान जाता है, ये सोचकर कि ये बेवकूफ अभी सबके सामने अपनी बेइज्जती कराएगा। जब जेक पेंटिंग देख रहा होता है, फॉक्स उससे उसकी राय पूछता है। जेक बिना सोचे समझे सीधे कह देता है कि ये पेंटिंग और कुछ नहीं बल्कि एक नकली फेक माल है। वो समझाता है कि डा विंसी अपने बाद के कामों में थिन ओवर पेंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जिससे हर स्ट्रोक पारदर्शी ट्रांसलूसेंट लगता था और वो आंखों और मुंह के कोनों पर शेडिंग करना पसंद करते थे। एस्ट्रिड बड़े ध्यान से जे की बातें सुनती है और हैरानी से उसका
का मुंह खुला रह जाता है। अपनी बात खत्म करते हुए जे कहता है कि अफसोस, फॉक्स ने एक नकली पेंटिंग खरीदी है। फॉक्स दांत पीसते हुए कहता है कि कोई अनाड़ी तो उसकी बातों पर यकीन कर लेता, पर उसने पकड़ लिया है कि जेक इंटरनेट से आधी अधूरी जानकारी रट कर आया है। लेकिन तभी एस्ट्रिड जे का साथ देती है और कहती है कि उसने भी डा विंसी की पेंटिंग्स पढ़ी है और वो जे की बात से पूरी तरह सहमत है। फॉक्स और बाकी क्लासमेट सन्न रह जाते हैं। एस्ट्रिड जेक से पूछती है कि उसे इतनी गहरी जानकारी कहां से मिली। जेक जवाब देता है कि उसे बचपन से ही पुरानी चीजों और कला आर्ट की परख करना सिखाया गया है, क्योंकि उसका मकसद चीन की सारी ऐतिहासिक चीजें खरीदकर उन्हें वापस अपने देश लाना है। फॉक्स जोर से हंसते हुए कहता है कि वो जे की इन बड़ी बड़ी बातों पर यकीन ही करने वाला था कि वो सारे ऐतिहासिक आर्टिफैक्ट्स वापस खरीद लेगा। इस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि जब तक उसके पास पैसा है ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वो खरीद न सके। सब ठाके मारकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसकी अमीरी वाली इन स्कूली लड़कों जैसी डिंगो पर बिल्कुल यकीन नहीं है। एस्ट्रिड बेरुखी से कहती है कि बचपन में उसके भी ऐसे ही अजीब सपने थे, लेकिन इसी के साथ उसका पैशन 5% बढ़ जाता है। जे पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है कि इसे सपना कहना गलत होगा, ये तो बस एक लक्ष्य है जिसे वो हासिल करके ही रहेगा। एस्ट्रिड वापस जे के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है, जिससे फॉक्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फॉक्स धीरे धीरे आग बबूला होने लगता है और सोचता है कि इस गरीब आदमी को उसकी सही जगह दिखानी ही होगी, क्योंकि इसने एस्ट्रिड को उससे छीनने की कोशिश की है। अब लंच का समय होता है और मेहमान हैरान रह जाते हैं कि हर मील कितना स्वादिष्ट और अलग है। फॉक्स बताता है कि उसका शेफ खुद तय करता है कि क्या सर्व करना है, क्योंकि वो पहले एक 3 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट में काम करता था, इसलिए डिश उसके मूड पर निर्भर करती है। जे की डिश देखकर फॉक्स मुस्कुराता है और कहता है कि बदकिस्मती से उसकी किस्मत खराब रही। फॉक्स मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि उसे शेफ के बनाए स्टीम्ड बन्स कैसे लगे। वो आगे कहता है कि अगर पसंद न आए तो डिश बदली जा सकती है, पर इसमें कई घंटे लगेंगे। जेक फॉक्स के इन सस्ते तानों पर ध्यान नहीं देता और एस्ट्रिड से बात करना जारी रखता है, जिससे फॉक्स और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। जेक अपने दिमाग में डाउनलोड की हुई आर्ट की जानकारी एस्ट्रिड के साथ शेयर करता है, जिससे उसका इन्फैचुएशन लेवल और बढ़ जाता है। अचानक जे का फोन बजता है और उसे मैसेज मिलता है कि डैमन उसे प्रिंसली मिलियंस चैट ग्रुप में इनवाइट कर रहा है। चैट में घुसते ही जे कुछ पैसे खर्च करने का फैसला करता है और स्माइलिंग मोरी नाम की एक यूजर को 18 मिलियन येन भेज देता है। तभी ग्रुप का एक मेंबर बताता है कि उसका नाम फॉक्स है और वो मरीडियन बार का युवा मालिक है। वो सबको अपने बार में इनवाइट करता है और कहता है कि जो भी ऑर्डर होगा उसके पैसे वो खुद भरेगा। जेक मन ही मन सोचता है कि ये कितना शानदार इत्तेफाक है और वो आने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी चैट मेंबर्स भी कहते हैं कि वे भी मरीडियन आएंगे। फॉक्स खुश है कि उसे एक और अमीर और प्रभावशाली दोस्त मिल गया है और जब सब वहाँ आएंगे तो वो आसानी से जेक से पीछा छुड़ा लेगा। उसका प्लान ये है कि वो बड़े बड़े रईसों और अपने नए ताकतवर दोस्त के सामने जे की बुराई कर देगा। वो सपने देख रहा है कि सब उसका साथ देंगे और जे को शहर से बाहर फिंकवा देंगे ताकि उसे कहीं काम न मिले। फॉक्स टेबल से उठता है और सबको काराओ के रूम में चलने को कहता है। वो बताता है कि उसने अमीर लोगों के साथ एक मीटिंग फिक्स की है ताकि सबको हाई क्लास लोगों से मिलने का मौका मिले। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँचने लगते हैं और फॉक्स से बात करते हैं। फॉक्स एस्ट्रिड की मुलाकात मिस्टर शू से कराता है, जो शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी ओनर है। मिस्टर शू कहते हैं कि वे उसके पिता को जानते थे। वो आगे कहते हैं कि उन्होंने सुना था कि एस्ट्रिड बहुत खूबसूरत है और ये बात बिल्कुल सच निकली। तभी एक बारटेंडर फॉक्स के पास आता है और उससे 1 मिनट बात करने को कहता है। वो बताता है कि जेक ने अरोरा रूसो चेरी वाइन की एक बोतल ऑर्डर की है और वो उसे खोलने में हिचकिचा रहा है। फॉक्स सबको सुनाते हुए हैरानी जताता है और जेक से पूछता है कि क्या वो वाकई वो बोतल मंगवाना चाहता है। जेक के क्लासमेट्स उसे चेतावनी देते हैं कि उस वाइन की कीमत हजारों डॉलर्स है और उसे अंदाजा भी नहीं कि वो कितनी महंगी है, लेकिन जेक बिना किसी शक के जवाब देता है कि वो वाकई उसे ऑर्डर करना चाहता है और उसका एक अमीर दोस्त इसके पैसे भरेगा। फॉक्स ये सोचकर खुश हो जाता है कि यही मौका है। वो कहता है कि अगर जे का वाकई कोई अमीर दोस्त है तो बोतल खोल दी जाए। फॉक्स बोतल खोलते हुए जे को बताता है कि इसकी कीमत 2.5 लाख है और अगर उसका दोस्त पैसे नहीं दे पाया तो जे को कोयले की खान में काम करके ये कर्जा उतारना होगा। जे कहता है कि उसे वाइन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो मन ही मन सोचता है कि उसे लगा था वाइन की कीमत उसके नाम की लंबाई पर निर्भर करती है। फॉक्स उसे ताना मारते हुए कहता है कि जब उसके हाथ गंदे होंगे मजदूरी से तब उसे समझ आएगा और अगली बार कुछ खरीदने से पहले वो 100 बार सोचेगा। फॉक्स काराओ के रूम में चारों तरफ नजर घुमाता है और कहता है कि लगभग सभी लोग आ चुके हैं, बस उसका वो नया अमीर दोस्त रिचमैन अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा, जबकि उसने चैट में बताया था कि वो मरीडियन में ही है। तभी एक मेहमान बताता है कि उस अमीर शख्स ने चैट में लिखा है कि वो पहले से काराओ के रूम में मौजूद है। ठीक उसी पल दरवाजा खुलता है और आखिरी मेहमान अंदर आता है। ये मेहमान शहर के सबसे बड़े कार बार का मालिक मैट, जिससे जे की मुलाकात चीचाई के साथ हुई थी। मैट फॉक्स को बिना हेलो कहे उसके पास से तेजी से निकल जाता है। मैट सीधा जे के पास जाता है और लेट होने के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसके सम्मान में 3 गिलास पिएगा। रूम में मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने अभी क्या देखा। फॉक्स तो सदमे के मारे पीछे मुड़ तक नहीं पा रहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैट और एस्ट्रिड, जिसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, को छोड़कर बाकी सब जे का निकनेम चिल्लाने लगते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। फॉक्स बड़ी मुश्किल से अपना सिर जे की तरफ घुमाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हकलाते हुए कहता है कि
कि ये नामुमकिन है। जेक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि बिल्कुल मुमकिन है, ये वाकई मैं ही हूँ। बड़े बड़े रईस लोग जेक को घेर लेते हैं और उसकी इतनी कम उम्र और अमीरी की तारीफ करने लगते हैं। वे उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जेक के क्लासमेट्स ये देकर चकरा जाते हैं कि वो इतना अमीर है कि बड़े बड़े टाइकून्स उसकी चापलूसी कर रहे हैं। फॉक्स चिल्लाकर कहता है कि ये सब कोई धोखा है, क्योंकि वो जेक के माँ बाप को जानता है। वे साधारण मजदूर है और जेक एक मामूली गरीब होता है। मैट तुरंत फॉक्स को डांटता है और उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। मैट उसे याद दिलाता है कि वो उनके क्लब का सबसे अनपढ़ और निकम्मा मेंबर है, जो महीने के उन लाखों डॉलर्स के सिवा कुछ खर्च नहीं करता जो उसके माँ बाप उसे देते हैं। मैट आगे कहता है कि फॉक्स ने शेयर्स में पैसा डुबा दिया और एक धेला तक नहीं कमाया, जो उनके गुरु के लिए शर्म की बात है। माँ को समझ नहीं आता कि फॉक्स की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रिच जेक को बुरा भला कहने की। सब फैसला करते हैं कि फॉक्स को सजा के तौर पर प्रिंसली मिलियंस क्लब से निकाल दिया जाए, लेकिन जेक स्थिति को संभाल लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ बुरा नहीं हुआ। वो आगे कहता है कि क्योंकि मिस्टर फॉक्स ने वादा किया था कि आज का सारा खर्चा वो उठाएंगे, इसलिए सबसे महंगी ड्रिंक सर्व की जाए। जे कहता है कि मेहमान जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं, आज सब मुफ्त है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद शाम ढलती है और एस्ट्रिड की कार मरीडियन के बाहर आकर रुकती है। एस्ट्रिड सबको गुड बाय कहकर अपने घर चली जाती है। जेक और उसके क्लासमेट्स उसे जाते हुए देखते हैं और बातें करते हैं कि इतनी अमीर होने के बावजूद एस्ट्रिड दिखावा नहीं करती। जेक उसके बारे में सोचता है कि वो एक असली लेडी है जो बचपन से ही हाई सोसाइटी का हिस्सा रही है, इसीलिए वो जे की अमीरी देकर बिल्कुल हैरान नहीं हुई और न ही उसका इन्फैचुएशन लेवल बढ़ा। जे को लगता है कि वो अपना पैसा खर्च करने के लिए एक परफेक्ट टारगेट। मैट जे के पास आता है और बताता है कि उसने उसके लिए $80 मिलियन की एक कार ढूंढ ली है। मैट कहता है कि पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 10 कारें हैं और वे चीन में भी नहीं है। जे कहता है कि उसे कार पसंद आई और वो उसे खरीद रहा है। मैट कहता है कि वो सब संभाल लेगा और कुछ ही दिनों में कार यहाँ आ जाएगी। जेक अपना पर्सनल अकाउंट चेक करता है जिसमें सिर्फ $1 मिलियन बचे हैं। वो सोचता है कि अगले काउंटर अटैक्स पर बहुत सारा पैसा खर्च करना बेहतर रहेगा। देर रात जब जेक घर लौटा है तो वो देखता है कि जूनियर सड़क पर बैठी है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जूनियर बहुत डरी हुई और उदास लग रही है। वो जे को वापस देकर खुश होती है। जूनियर बताती है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है और वे हॉस्पिटल में है। वो कहती है कि ऑपरेशन के लिए $8 मिलियन चाहिए, जो उसके परिवार के बस के बाहर है। जे को जूनियर पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि 3 साल साथ रहने के बाद वो उसके सारे बहाने जानता है और वो शायद इन पैसों को कहीं और उड़ा देगी, इसलिए वो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। जूनियर पागलों की तरह जे को ताना मारती है कि उसने ऑद्रे पर $10 मिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए, पर अब वो उसे $8 मिलियन उधार नहीं दे सकता। इस पर जेक साफ कह देता है कि वो उसे ये नहीं बता सकती कि उसे अपना पैसा किस पर और कहाँ खर्च करना चाहिए। जूनियर जे को कोसना जारी रखती है और कहती है कि उनके ब्रेकअप को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। इस पर जेक जवाब देता है कि उसी की वजह से अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहा है और उससे बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। जूनियर कहती है कि जेक उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता और तभी जे के दिमाग में आवाज आती है कि उसका क्रश लेवल 20% गिर गया है। जेक सोचता है कि उसकी उम्मीदों के उलट जूनियर जरा भी नहीं बदली है और उसका उस पर एक भी पैसा खर्च करने का कोई इरादा नहीं है। अगली सुबह जेक अपनी यूनिवर्सिटी के पास टहलते हुए अपने मैसेज पढ़ता है, जहां उसे पता चलता है कि चीची ने उसे डिनर पर बुलाया है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने पर उसे पता चलता है कि चीची लाइव है और उसे अपनी पसंद का एक्सक्लूसिव गिफ्ट तैयार करवाने का ऑफर मिलता है। जे को ये आइडिया पसंद आता है और वो सोचने लगता है कि उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। जैसे ही जेक चीची की स्ट्रीम ज्वाइन करता है, चैट में नोटिफिकेशन आता है और चीची बाकी दर्शकों के साथ उसका स्वागत करती है। जेक चीची को गॉड ऑफ लक का एक खास गिफ्ट देता है जो उसने ऑर्डर देकर बनवाया है और जिसकी कीमत $8,80,000 है। जेक यही नहीं रुका, वो पैसों की बारिश कर देता है और ऐसे दर्जनों गिफ्ट्स खरीदता है। वो तब रुका है जब वो कुल $300 मिलियन के गिफ्ट्स दे देता है, जिससे चीची का इन्फैचुएशन लेवल 20% और बढ़ जाता है। शर्मिंदगी और खुशी के बीच चीची कहती है कि जेक जो कहेगा वो करेगी, लेकिन जेक बिना कुछ मांगे ही स्ट्रीम छोड़कर चला जाता है। चीची को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ और वो हैरानी में खामोश खड़ी रह जाती है। जेक खुश है क्योंकि चीची पर खर्च किए गए $300 मिलियन का 10% उसके अकाउंट में आ चुका है। दूसरी तरफ चीची इस सोच में डूबी है कि जेक ने बदले में कुछ क्यों नहीं मांगा। वो अंदाजा लगाती है कि शायद जेक उससे प्यार करने लगा है, लेकिन वो इन ख्यालों को झटक देती है और खुद से कहती है कि मर्द भरोसेमंद नहीं होते और जेक बस उसका वॉलेट, इसलिए उसे उसके प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। जेक स्कूल के पास पहुंचता है और अपना फोन निकालता है, तभी उसे बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। लड़कों का एक ग्रुप जूनियर को रोकता है, उसका मास्क छीन लेता है और उसे भागने की कोशिश न करने की धमकी देता है। जूनियर बेबसी से जे की तरफ देखती है, लेकिन वो बेरुखी से वहां से चला जाता है और उसे अकेला छोड़ देता है। जूनियर उन लड़कों से कहती है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है और 3 दिन की मोहलत मांगती है, लेकिन वे और गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक जूनियर को याद दिलाता है कि उसने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पैसे देगा, अब वो कहाँ है। वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने नहीं आया, तो वो एक डरपोक और नीच इंसान है। वे जूनियर को किडनैप करने का फैसला करते हैं और उसके भागने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए उसे दबोच लेते हैं। जूनियर फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे चिल्लाने से पहले ही उसका मुंह बंद कर देते हैं। जूनियर अपनी आंखों से मदद की भीख मांगती है, लेकिन इकलौता गवाह विटनेस वहां से भाग जाता है जब वे उसे खींचकर कार में डाल रहे होते हैं। जूनियर जे के बारे
बारे में सोचती है और खुद से कहती है कि वो उसे छोड़कर जाने के लिए जे को दोष नहीं देती। जूनियर को लगता है कि ये सब उसी की गलती है और अगर वो इतनी स्वार्थी न होती तो आज इस हालत में न होती। किडनैपर्स कार का दरवाजा बंद करके जाने की तैयारी करते हैं। अचानक कोई अपने हाथ से कार का शीशा तोड़ देता है और ड्राइवर के गाल पर जोरदार मुक्का मारता है। जूनियर को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जेक है, जो कार खोलता है और किडनैपर्स को बाहर निकलने का हुक्म देता है। जूनियर अपनी जान बचते देख बेहद खुश होती है और उसका इन्फैचुएशन लेवल 40% बढ़ जाता है। गुंडे कार से बाहर कूदते हैं और चिल्लाते हैं कि शायद जे को अपनी जान प्यारी नहीं है और वे अपनी मुठिया ताने उसकी तरफ लपकते हैं। जे पैसों की गड्डियां निकालता है और हर गुंडे के सिर पर उनसे वार करता है, जिससे वे जमीन पर गिर जाते हैं। वे उठने की कोशिश करते हैं लेकिन जे पैसों से भरा बैग लेकर उनके सामने खड़ा होता है। जेक नफरत भरी नजरों से उन्हें देखता है और कहता है कि अपने पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। किडनैपर्स बैग से पैसे निकाल कर गिनते हैं और जेक से पूछते हैं कि क्या वो जूनियर का बॉयफ्रेंड है। जेक उन्हें नहीं में जवाब देता है और उन्हें फौरन वहाँ से गायब होने को कहता है। अपराधी जूनियर को कार से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि जे को इस लड़ाई की कीमत चुकानी होगी। वैन का दरवाजा जोर से बंद होता है और कार वहाँ से चली जाती है, जिससे अब सिर्फ जेक और जूनियर ही वहाँ बचते हैं। जूनियर फुटपाथ पर बैठ जाती है और कहती है कि वो वाकई शर्मिंदा है कि सब कुछ इस तरह से खत्म हुआ। जेक बेरुखी से जवाब देता है कि अगर वो वाकई शर्मिंदा है और अपनी गलती मानती है तो बेहतर होगा कि वो अब उसे और परेशान न करे। जेक वहाँ से चला जाता है और जूनियर मन ही मन सोचती है कि वो जे के लायक नहीं है। वो खुद से वादा करती है कि उसने जे को जो भी दुख पहुंचाया है वो उसका प्रायश्चित अटोन जरूर करेगी। जेक मीटिंग के लिए एक टैक्सी लेता है और फोन पर एक दूसरी स्ट्रीमर को देखने लगता है। टैक्सी ड्राइवर का ध्यान उसकी ओर जाता है और वो बताता है कि हाल ही में किसी अमीर लड़के ने एक स्ट्रीमर को 300 मिलियन भेजे हैं। जेक जवाब देता है कि उसने भी ये सुना है और मजे से फोन चलाता रहता है। तभी टैक्सी ड्राइवर की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि बेगर नाम के यूजर ने मुंडूसा प्लेटफॉर्म पर एक और स्ट्रीमर को 100 मिलियन रूबल्स भेजे हैं। जेक बुदबुदाता है कि उसे चेक करना चाहिए कि उसके पास अब कितने पैसे बचे हैं। ड्राइवर को समझ नहीं आता कि ये लड़का बस कुछ मिनट ब्रॉडकास्ट देखता है और फिर बंद कर देता है। ड्राइवर को लगता है कि जेक शायद डेली बोनस पाने के लिए ऐसा कर रहा है और वो उसे सलाह देता है कि इन ब्रॉडकास्ट पर पैसे बर्बाद न करे वरना वो गरीब हो जाएगा। अचानक ड्राइवर एक और खबर देखता है कि उसी बेगर ने 100 मिलियन और भेज दिए हैं। वो पीछे मुड़कर जे को देखता है जो अपने फैसलों पर खुद ही कमेंट कर रहा था। ड्राइवर का हाथ कांपने लगता है और वो मुश्किल से गाड़ी संभाल पाता है। उसे एहसास होता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी को अपनी टैक्सी में बिठाए हुए है। जेक अपनी जगह पर पहुंच जाता है जबकि ड्राइवर अभी भी सदमे में है। जेक खुश है कि उसने सफलतापूर्वक 300 मिलियन और खर्च कर दिए। वो सोचता है कि बड़ी मछली पकड़ने के लिए हर जगह चारा डालना ही पड़ता है। जेक रास्तों को पहचानते हुए आगे बढ़ता है। काफी चलने के बाद वो नामजोंग गांव पहुंचता है जहां ऑथरे ने उसे डिनर पर बुलाया था। तय पते पर पहुंचने के बाद जेक देखता है कि ऑथरे उसका इंतजार कर रही है। ऑथरे के घर के कपड़ों लाउंजवेयर को देखकर जेक एक पल के लिए सन्न रह जाता है पर वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। जेक दिलचस्पी से ऑथरे के अपार्टमेंट को देखता है। ऑथरे मुस्कुराते हुए पूछती है कि उसे जो दिख रहा है क्या वो पसंद आया। उसका मतलब अपार्टमेंट से था। जेक जवाब देता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है पर उसका इशारा ऑथरे के कपड़ों की तरफ था। ऑथरे जेक को टेबल पर बिठाती है और बताती है कि उसने खुद डिनर बनाया है। जेक खाना खाता है और ऑथरे उसे बताती है कि वो पहला लड़का है जो उसके अपार्टमेंट में आया है और उसके हाथ का बना खाना खा रहा है। ऑथरे उसे एक लीलाक का फूल भी दिखाती है जिस पर जे कहता है कि ये उसके लिए बड़े सम्मान की बात है। ऑथरे बताती है कि उसे पता चला कि जे को इस फूल की खुशबू बहुत पसंद है इसलिए उसने ये खरीदा। जेक ऑथरे के इस बर्ताव से हैरान है। उसने उम्मीद की थी कि वो भी जूनियर की तरह स्वार्थी होगी पर यहाँ तो मामला अलग था। जेक ऑथरे के माथे पर हाथ रखता है और पूछता है कि क्या उसे बुखार है। ऑथरे जे का हाथ पकड़ लेती है और बताती है कि उसके माता पिता का तलाक जल्दी हो गया था जिसकी वजह से वो बचपन से ही बहुत डरी समी इनसिक्योर रही है। वो अपनी पुरानी बातें शेयर करते हुए कहती है कि उसे हमेशा लगता था कि लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं और सिर्फ ऐसा ही उसे सुरक्षा का एहसास देता था। ऑथरे जे को गले लगा लेती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी के साथ इतना कंफर्टेबल महसूस करेगी। वो कहती है कि जेक उन लड़कों से बहुत अलग है जो उसके पीछे पड़े रहते हैं। ऑथरे कबूल करती है कि वो जे के प्यार में है। जे को याद आता है कि उसका इन्फैचुएशन लेवल 91% है जिससे उसकी इस कोमलता और प्यार की वजह साफ हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए जेक ऑथरे को बिस्तर पर लेटा देता है और उसके ऊपर झुके हुए उसे करीब खींच लेता है। ऑथरे मदहोश होकर फुसफुसाती है कि उसके कपड़े उसे थोड़ा परेशान कर रहे हैं। इशारा आगे बढ़ने का था लेकिन तभी बाहर सड़क से एक जोरदार चीख सुनाई देती है जिससे उन दोनों का ध्यान भटक जाता है। जेक उस चीख में अपने दोस्त हैरी की आवाज पहचान लेता है और खिड़की के पास जाता है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जेक देखता है कि हैरी अपनी गर्लफ्रेंड नाना के पीछे पीछे चल रहा है, उससे न जाने की विनती कर रहा है और अपनी गलती मान रहा है। नाना हैरी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे उसका चश्मा जमीन पर गिर जाता है। वो हैरी पर चिल्लाने लगती है और उसे लोगों का ध्यान खींचने के लिए शर्मिंदा करती है। जाते जाते वो कहती है कि अब जब सबको पता चल ही गया है तो वो अपना चिल्लाना जारी रख सकता है। हैरी जमीन पर झुककर अपना चश्मा ढूंढने की कोशिश करता है। जेक अपने दोस्त के पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ और उसे उसका चश्मा थमाता है। हैरी जे को बताने लगता है कि वो और नाना डेट कर रहे थे लेकिन तभी ऑथरे को जे के पास आते देख उसका ध्यान भटक जाता है। ऑथरे को
वहाँ और उस हालत में देखकर हैरी बहुत हैरान होता है। जेक हैरी को वापस उसकी कहानी पर लाता है और कहता है कि वे साथ में डिनर करने वाले थे, इसलिए वो अपनी बात जारी रखे। हैरी बताता है कि उन्हें नाना के साथ फिल्म देखने जाना था, लेकिन वो उस पर इसलिए भड़क गई क्योंकि उसने उसे एंटी रिंकल किट दिलाने से मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त हैरी के पास पैसे नहीं थे। ऑड्रे जेक के कंधे के पीछे से हैरी को देखती है और कहती है कि उसने सुना है कि नाना को हाल ही में एक अमीर बॉयफ्रेंड मिला है। जेक और हैरी को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता और हैरी कहता है कि नाना उसे धोखा नहीं दे सकती। ऑड्रे कहती है कि भले ही उन्हें यकीन न हो, पर उसकी सहेलियों से मिली खबरें अक्सर सच निकलती है। जेक हैरी की मदद करने का फैसला करता है और ऑड्रे से कहता है कि वो अपनी सहेलियों से पूछे कि क्या उन्होंने नाना के नए बॉयफ्रेंड को देखा है। जेक हैरी को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की असलियत परखने के लिए उकसाता है। दूसरी तरफ फॉक्स गहरे विचारों में डूबा हुआ अपने बिस्तर पर लेटे हुए बेचैनी में सिगरेट पी रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे गले लगाती है और उसकी चिंता का कारण पूछती है, जिस पर वो जवाब देता है कि शायद उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। फॉक्स कहता है कि उसे उस पावरफुल क्लब से लगभग निकाल ही दिया गया था, लेकिन शुक्र है कि जेक ने उसकी मदद की और वो बच गया। हालांकि अब कोई भी फॉक्स के मैसेजेस पर ध्यान नहीं दे रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बर्बादी की गहराइयों में गिर जाएगा। अचानक फॉक्स का फोन बजता है और वो चेक करता है कि क्या हुआ है। देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो झटके से डायल करने लगता है। पता चलता है कि जेक ने प्रिंसली मिलियंस चैट में पूछा था कि क्या किसी का अपना शॉपिंग मॉल है, जिस पर फॉक्स ने जवाब दिया कि उसके पास एकदम सही मॉल है। इस तरह उसे अपनी इज्जत वापस पाने का एक मौका मिल गया। अगले दिन फॉक्स और उसकी गर्लफ्रेंड कार में जा रहे हैं और बातें करते हैं कि वे जेक को पिक करेंगे ताकि प्लान डिस्कस कर सके और इलाका देख सके। फॉक्स एक छोटे से आउटडोर कैफे के पास रुकता है और कहता है कि वे पहुंच गए हैं और मिस्टर रिच यही कहीं होने चाहिए। फॉक्स की गर्लफ्रेंड उस महान अमीर आदमी से मिलने के ख्याल से ही काफी एक्साइटेड है और उसे भीड़ में ढूंढने लगती है। उन्हें जेक एक टेबल पर बैठा मिलता है जो बड़े आराम से साधारण कपड़ों में नाश्ता कर रहा है। फॉक्स की गर्लफ्रेंड ये देखकर हैरान है कि जेक इतना साधारण दिखता है, जबकि फॉक्स उसे बड़े सम्मान से देखता है। फॉक्स और उसकी गर्लफ्रेंड जेक को विश करते हैं और हैरान होते हैं कि वो इतने सस्ते कैफे में नाश्ता कर रहा है, जिस पर जेक कहता है कि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है और उन्हें भी ये जगह ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद वे प्लान की डिटेल्स डिस्कस करने निकल जाते हैं। कुछ समय बाद प्लान को अंजाम दिया जाता है। हैरी नाना का गेट पर इंतजार करता है ताकि वो चेक कर सके कि क्या वो वाकई किसी और को डेट कर रही है। थोड़ी देर बाद एक उम्रदराज आदमी नाना के पास आता है और उससे किस करता है, जिसे देख हैरी टूट जाता है। हैरी नाना और उस आदमी के पास जाता है और चिल्लाता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि नाना ने एक बूढ़े आदमी के लिए उसे धोखा दिया। वो आदमी हैरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद ये वही गरीब लड़का है जिसके बारे में नाना बात कर रही थी। हैरी उस बूढ़े को ऑफ दफा होने कहता है, जिस पर वो आदमी और मजाक उड़ाता है और गार्ड को बुलाकर उसे बाहर फिंकवाने के लिए कहता है। गार्ड हैरी के पास आता है और उसे जाने को कहता है, जबकि हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसे धोखा दे रही है। नाना उस आदमी को गले लगा लेती है और उसे वॉल्टर कहकर बुलाती है और कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। हैरी पूरी तरह हताश हो जाता है और कहता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि उसने उनके रिश्ते को महज 6 महीने के लिए किसी अनजान बूढ़े के खातिर कुर्बान कर दिया। नाना कहती है कि वॉल्टर क्लब का एक वीआईपी क्लाइंट और करोड़पति है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर कोई दुख नहीं झेलने वाली। हैरी को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। वो बेबसी से उन्हें देखता रह जाता है और कहता है कि ये सच नहीं हो सकता। तभी फॉक्स अपनी कार से वहां पहुंचता है और उनके पास आकर रुकता है। वॉल्टर कहता है कि वो फॉक्स को जानता है, वो इस मॉल का मालिक है, जिसे सुनकर नाना खुशी से झूम उठती है। फॉक्स वॉल्टर और नाना की तरफ बढ़ता है और नाना को लगता है कि वो उसे हेलो कहने आ रहे हैं, लेकिन फॉक्स उन्हें नजरअंदाज करते हुए सीधा हैरी के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो हैरी से पूछता है कि क्या वो यहाँ शॉपिंग सेंटर देखने आया है। फॉक्स उम्मीद जताता है कि हैरी अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले पर फिर से गौर करेगा, क्योंकि उसके पास 2 और शॉपिंग सेंटर है और वो उसके साथ काम करने के लिए बेताब है। नाना और वॉल्टर फटी आंखों से फॉक्स और हैरी को देखते रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि हैरी इतना बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है। तभी भीड़ में से फॉक्स की गर्लफ्रेंड आती है और हैरी को आवाज देती है। वो नखरे दिखाते हुए हैरी पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसे इतनी देर इंतजार क्यों कराया। वो हैरी के करीब आती है और बड़े प्यार से उस बैग के बारे में पूछती है जिसे दिलाने का उसने वादा किया था, बाली का वो एक्सक्लूसिव स्प्रिंग कलेक्शन वाला बैग। नाना कहती है कि ये झूठ है। हैरी तो उसे कुछ 1000 के कॉस्मेटिक्स तक नहीं दिला सका, जिस पर वो लड़की पलटकर जवाब देती है कि नाना शायद इस लायक ही नहीं थी कि हैरी उस पर कुछ खर्च करे। हैरी पीछे मुड़कर देखता है जहाँ जेक भीड़ में दीवार के सहारे खड़ा सब कुछ गौर से देख रहा है। हैरी मन ही मन जेक का शुक्रिया अदा करता है कि वो इन सब लोगों को उसकी मदद के लिए यहाँ लेकर आया। हैरी कहता है कि वो मॉल चेक करने ही आया था, लेकिन वॉल्टर ने उसे धमकाया और परेशान किया। फॉक्स नाटक करते हुए गुस्से में आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि ये उसके शॉपिंग सेंटर की तौहीन है। वो मैनेजर को बुलाकर वॉल्टर का वीआईपी स्टेटस छीनने और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के जुर्म में उस पर 2 मिलियन का जुर्माना लगाने को कहता है। वॉल्टर बिना सोचे समझे नाना को धक्का देकर दूर कर देता है और हैरी से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि ये सब एक गलतफहमी थी और उसे कुछ नहीं पता था। हैरी और फॉक्स मिलकर वॉल्टर और नाना का मजाक उड़ाते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि इन दोनों को हमेशा के लिए मॉल से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। वॉल्टर और नाना घुटनों पर गिरकर हैरी से भीख मांगने लगते हैं। हैरी वॉल्टर की ही नकल उतारते हुए कहता
कहता है कि इस उम्र में अगर वो गिर गया तो शायद दोबारा उठ नहीं पाएगा। वॉल्टर कहता है कि उसकी कंपनी पूरे शहर में मशहूर है और फॉक्स के अलावा भी उसकी बहुत ऊंची पहुंच है। जैसे ही वॉल्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, महंगी स्पोर्ट्स कारों का एक काफिला वहां पहुंच जाता है और रास्ता रोक लेता है। प्रिंसली मिलियंस क्लब के मेंबर्स अपनी कारों से उतरते हैं और एक दूसरे का मजाक में स्वागत करते हैं। नाना और वॉल्टर हैरान है कि शहर के सबसे अमीर लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वे सब हैरी को घेर लेते हैं और फॉक्स का साथ देते हुए नाटक करते हैं कि सिर्फ फॉक्स ने ही हैरी की मदद क्यों की। हैरी उनकी तरफ इशारा करते हुए बताता है कि सारी मुसीबत की जड़ ये आदमी वॉल्टर है। पूरी भीड़ वॉल्टर को खतरनाक नजरों से देखने लगती है। वॉल्टर पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है और अब वो बुरी तरह फंस गया है। हैरी जेक को मदद के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर जेक जवाब देता है कि शुक्रिया की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसका दोस्त है और दोस्त की मदद करना उसका फर्ज है। हैरी पूछता है कि उसके इतने अमीर दोस्त कहां से आए, तो जेक एक झूठी कहानी बना देता है कि ये सब एक्टर्स हैं जो फॉक्स के कहने पर आए हैं। हैरी और जेक एक दूसरे को विदा करते हैं और हैरी वादा करता है कि वो शाम को कैंटीन से जेक का पसंदीदा खाना लाएगा। शहर के रईस लोग जेक को बड़े सम्मान से देख रहे होते हैं, लेकिन भीड़ में हरे बालों और नीले ड्रेस वाली एक औरत सबसे अलग दिख रही है। जेक सबको मदद के लिए शुक्रिया कहता है और सबको तीखा और चटपटा खाना खिलाने का ऑफर देता है। फॉक्स जेक को गले लगा लेता है और उसे 7वीं मंजिल पर अपने बार में चलने को कहता है। पूरी भीड़ जेक से कहती है कि वो उनका बिल चुकाए, जिस पर वो शांति से मान जाता है। ग्रुप बार में बैठता है और चर्चा करता है कि कैसे जेक ने 3 स्ट्रीमर्स को 100 से 100 मिलियन दान किए, जिससे रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या दोगुनी हो गई। बातों बातों में एक अमीर आदमी उस हरे बालों वाली औरत की तरफ मुड़ता है और उसे मेरी कहकर बुलाता है और पूछता है कि वो इतनी चुपचाप क्यों बैठी है और लगातार ड्रिंक क्यों कर रही है। वो आदमी मेरी से कहता है कि उसका प्रोजेक्ट बहुत महंगा और तकनीकी रूप से पेचीदा है, इसलिए उसे अपने पिता की सलाह मान लेनी चाहिए। मोरी गुस्से में अपना गिलास मेज पर पटती है और कहती है कि उसके शब्दकोश में हार, सरेंडर जैसा कोई शब्द नहीं है। वो कहती है कि क्योंकि उसके दोस्त उसे पैसे उधार नहीं दे सकते और सब उसके पिता से डरते हैं, इसलिए अब उसे मजबूरी में मिस्टर जे की मदद लेनी होगी। इसी बीच बाकी रईस लोग जे को अपने इवेंट्स में बुलाने की कोशिश करते हैं। कोई उसे नाइट क्लब बुलाता है तो कोई यॉट पार्टी या पोकर खेलने का न्योता देता है। जेक उनके प्रस्तावों को बिना किसी उत्साह के सुनता है और उसके चेहरे पर बोरियत साफ झलक रही है। जेक शालीनता से सारे ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि उसे जुआ खेलने के बजाय पैसे खर्च करना ज्यादा पसंद है। मेरी जे की ये बात सुन लेती है और उसके पास जाकर कहती है कि अगर उसे पैसे खर्च करना पसंद है तो ये बहुत अच्छी बात है। मोरी जे के सीने पर हाथ रखकर पूछती है कि क्या वो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। बाकी मेहमान मोरी को डांटते हैं और कहते हैं कि वो फिर से अपनी वही पुरानी चालें चल रही है। वे जे को चेतावनी देते हैं कि वो उसकी बात न सुने क्योंकि उसका स्टार्टअप एक फेलियर। लेकिन जेक मोरी के प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाता है और पूछता है कि उसे पैसे किस चीज पर खर्च करने चाहिए। तभी जे के दिमाग में रहस्यमयी आवाज मोरी की डिटेल्स बताती है, जबकि मोरी उसे समझाती है कि वो इंडस्ट्रियल चिप्स, औद्योगिक चिप्स बनाने का काम करती है। रईस लोग फिर से जे को टोकते हैं कि मोरी का आइडिया बस एक मुंगेरी लाल का सपना है। मोरी पलटकर जवाब देती है कि उसका आइडिया नामुमकिन नहीं है, उन्हें बस एक ब्रेक थ्रू के लिए कुछ तकनीकी समस्याओं को सुलझाना है। मेरी फिर से जेक से पूछती है कि उसके प्रोजेक्ट के बारे में वो क्या सोचता है। वो मन ही मन मान चुकी है कि जेक भी मना ही कर देगा, लेकिन जे कहता है कि इंडस्ट्रियल चिप्स एक बेहतरीन आइडिया है क्योंकि इस क्षेत्र में अमेरिका चीन से आगे है और इसमें निवेश करना अमेरिकियों के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगा। जे की अचानक हाँ सुनकर मेरी हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या वो उसकी कंपनी के बारे में पहले रिसर्च करेगा। जेक जवाब देता है कि उसे किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है और वो उसे सीधे 500 मिलियन ट्रांसफर कर देगा। मेरी अपना फोन चेक करती है जहां पैसे आने का नोटिफिकेशन पहुंच चुका है। जेक यह भी जोड़ता है कि अगर प्रोजेक्ट फेल भी हो गया तो वो उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा। अपने प्रोजेक्ट पर जे का ऐसा अटूट विश्वास देकर मीरी का जुनून 20% और बढ़ जाता है। मेहमान ये सब देकर दंग है। उन्हें शक है कि जे को मीरी से प्यार हो गया है और वो उसकी मुस्कुराहट खरीदने के लिए ये सब कर रहा है। मूरी सदमे में खड़ी रह जाती है, जबकि जेक उस इवेंट से चुपचाप खिसकने का फैसला करता है। बिल्डिंग से बाहर भागते हुए जेक खुद से कहता है कि ये सब उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है क्योंकि उसे ये पैसे अपने पर्सनल अकाउंट से देने पड़ेंगे और वैसे भी उसका उन लोगों को पार्टी देने का कोई मन नहीं था। अगली सुबह मेरी अपनी सहेली को सब बताती है और कहती है कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा। मेरी की वो सहेली कोई और नहीं बल्कि एस्ट्रिड है, जो मूरी को उसके करियर की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या सुलझने पर बधाई देती है। मेरी याद करती है कि कैसे उसके पिता ने बिना उसकी बात सुने उसे बिजनेस करने से मना कर दिया था और उसका कार्ड ब्लॉक करने की धमकी दी थी। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता के डर से किसी भी रिश्तेदार ने उसकी मदद नहीं की। दृढ़ निश्चय के साथ मूरी खुद से कहती है कि उसे अब सफल होना ही होगा। एस्ट्रिड कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। मेरी एस्ट्रिड से कहती है कि वो बस अपनी ही बातें कर रही है और उससे उसके हाई स्कूल रियूनियन के बारे में पूछती है। एस्ट्रिड बताती है कि मीटिंग तो आम ही होने वाली थी, पर वो अपने एक क्लासमेट से मिलकर हैरान रह गई जिसे आर्ट कला की इतनी गहरी जानकारी थी कि उसने बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। मरी और एस्ट्रिड अपने जीवन में अचानक आए इन अनोखे मर्दों के बारे में मजाक करती है। तभी एस्ट्रिड की माँ कमरे में आती है और बताती है कि उनके जाने का वक्त हो गया है। ये सुनते ही एस्ट्रिड का चेहरा उतर जाता है और वो एक गहरी उदासी भरी आह भरती है। एस्ट्रिड की माँ उसे याद दिलाती है कि मिस्टर मार्क उस परिवार का हिस्सा है जो इस म्यूजियम
के भविष्य के शेयर होल्डर होने वाले हैं, इसलिए उसे उनसे नजदीकियां बढ़ानी होंगी। एस्ट्रिड मायूसी से अपनी माँ की हिदायतें सुनती है और कहती है कि वो सब समझ गई। उसी सुबह जेक अपने हॉस्टल पहुंचता है और अपने दोस्त वू की कॉल सुनता है। जब जेक पूछता है कि क्या हुआ, तो डब्ल्यू बताता है कि उसे जुकाम हो गया है और वो चाहता है कि जेक एक दिन के लिए उसकी जगह ड्यूटी कर ले। जेक बिना किसी परेशानी के मान जाता है। वो अपनी अलमारी खोलकर डब्ल्यू की यूनिफॉर्म ढूंढने लगता है। जेक यूनिफॉर्म पहनता है और उसे याद आता है कि वो म्यूजियम में नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता है। जेक मजाक में डब्ल्यू से कहता है कि वो कहीं दूर न जाए और ड्यूटी के लिए निकल पड़ता है। कुछ घंटों बाद म्यूजियम पहुंचकर जेक नोटिस करता है कि आज विजिटर्स काफी कम है, इसलिए वो अपना समय स्ट्रीमर्स पर पैसे खर्च करने में बिताने का फैसला करता है। तभी म्यूजियम के सामने एक बहुत महंगी कार आकर रुकती है और उसमें से मिस्टर मार्क अपने असिस्टेंट के साथ बाहर निकलता है। म्यूजियम की सेक्रेटरी उसका स्वागत करती है और बताती है कि एस्ट्रिड की फैमिली ऊपर उनका इंतजार कर रही है। ये ग्रुप जे के पास से गुजरता है, लेकिन जे का ध्यान अपने फोन पर है और वो उन्हें नोटिस नहीं करता। मार्क अचानक चिल्लाते हुए जे को बड़े बदतमीज तरीके से टोकता है, जिससे सेक्रेटरी भी डर जाती है। मार्क नखरे दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुमने म्यूजियम की रखवाली के लिए किसी अंधे को काम पर रखा है। वो चिढ़ते हुए कहता है कि जेक उसके स्वागत के लिए खड़ा तक नहीं हुआ। जेक अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता है और खड़ा हो जाता है, जबकि सेक्रेटरी समझाती है कि जेक सिर्फ एक टेम्पररी वर्कर और कॉलेज स्टूडेंट है। माँ का असिस्टेंट जे का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसकी शक्ल देखकर ही लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड के अलावा इसका कोई भविष्य नहीं है। माँ कहता है कि जे की माफी में उसे कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। जेक शांति से जवाब देता है कि किसी को भी सिर्फ उसकी शक्ल और काम देकर जज नहीं करना चाहिए। ये सुनकर माँ फिर से अपना आपा खो देता है और कहता है कि तुम एक लूजर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। वो सेक्रेटरी से मांग करता है कि कल से जेक यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। सेक्रेटरी कहता है कि उनके पास पहले से स्टाफ की कमी है, लेकिन मार्क उसकी बात काटे हुए जे को तुरंत हटाने का हुक्म देता है। मार्क ऊपर चला जाता है, जबकि जे को याद आता है कि ये म्यूजियम शायद एस्ट्रिड के परिवार का ही है। ऊपर पहुंचने पर एस्ट्रिड का पूरा परिवार माँ का स्वागत करता है और कहता है कि वे उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मार्क और एस्ट्रिड के पिता हाथ मिलाते हैं और पिता उसे इतिहास को सहेजने में योगदान देने के लिए शुक्रिया कहते हैं। वो एस्ट्रिड से कहते हैं कि वो माँ को पूरा म्यूजियम घुमाए, जिसके लिए एस्ट्रिड बिना किसी उत्साह के मान जाती है। जैसे ही एस्ट्रिड अपने पिता के पास से गुजरती है, वे उसके कान में फुसफुसाते हैं कि मिस्टर माँ का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। एस्ट्रिड शांति से माँ के पास जाती है और उसे म्यूजियम के खजाने दिखाने के लिए साथ चलने को कहती है। वे पेंटिंग के पास रुकते हैं और एस्ट्रिड उसे बताती है कि ये गॉड ऑफ पोएट्री की इकलौती बची हुई पेंटिंग है। अपनी बात में खोई हुई एस्ट्रिड कहती है कि अगर आप गौर से देखें तो कवि की भावनाएं आज भी इन ब्रश स्ट्रोक्स में महसूस की जा सकती है। पर माँ का ध्यान एस्ट्रिड की बातों पर नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती पर था। वो बड़ी बेशर्मी से अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है। जब एस्ट्रिड उसे टोकती है तो वो कहता है कि तुम इतनी सुंदर हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। एस्ट्रिड चिल्लाते हुए कहती है कि साफ दिख रहा है कि आपको इन ऐतिहासिक चीजों आर्टिफैक्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। मार्क जवाब देता है कि मैं जिस पर चाहूँ पैसे खर्च कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे किसी दिलचस्पी की जरूरत नहीं है। एस्ट्रिड कहती है कि अगर आपको जरा भी समझ होती तो आपको पता होता कि ये चीजें पैसे से नहीं तौली जा सकती। उसे समझ नहीं आता कि उसके पिता इस इंसान से डील करने के लिए तैयार क्यों हुए। मार्क सीधे एस्ट्रिड के पिता से कहता है कि उसे म्यूजियम में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो इसे $600 मिलियन में खरीदने के लिए तैयार है, पर एक शर्त पर कि एस्ट्रिड उससे शादी करे। एस्ट्रिड का परिवार ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है कि ये शर्त बहुत बड़ी है। एस्ट्रिड गुस्से में ऐलान करती है कि वो मार्क से कभी शादी नहीं करेगी। वो अपने माता पिता से माँ को वहाँ से निकाल देने के लिए कहती है, लेकिन $600 मिलियन की रकम उनके लिए बहुत मायने रखती है। एस्ट्रिड के पिता बताते हैं कि पिछले 2 सालों से म्यूजियम लगातार घाटे में है और दिवालिया बैंकरप्सी होने की कगार पर है। वे कहते हैं कि मार्क यहाँ इन्वेस्ट करने नहीं बल्कि इसे खरीदने आया है। एस्ट्रिड को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा, जबकि माँ कहता है कि वो ही उनकी आखिरी उम्मीद है। वो वादा करता है कि शादी के बाद एस्ट्रिड की लाइफ और भी बेहतर हो जाएगी। एस्ट्रिड अपने परिवार को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि वे भी ये नहीं चाहते थे, पर बर्बाद होने से बचने का यही इकलौता रास्ता है। वे उसे डराते हैं कि अगर डील नहीं हुई तो ये कीमती चीजें कौड़ियों के दाम बिक जाएंगी या ब्लैक मार्केट में चली जाएंगी। एस्ट्रिड उन दिनों को याद करती है जब बचपन में उसके पिता उसे अलग अलग ऐतिहासिक चीजें आर्टिफैक्ट्स दिखाते थे और कला के प्रति उसके जुनून की तारीफ करते थे। उसे याद आता है कि बचपन से ही उसे वे अमीर लोग पसंद नहीं थे जो इन कीमती चीजों की कदर नहीं करते थे और उन्हें सिर्फ दिखावे की वस्तु समझते थे। एस्ट्रिड ने हमेशा लोगों की विलासिता, लक्ष्यूरी की चाहत को गलत समझा था। उसका मानना था कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। लेकिन आज जब वो अपने माता पिता को खुद का और उन बेशकीमती चीजों का सौदा $600 मिलियन में करते देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसके आदर्शवादी विचार महज एक बचकानी कल्पना, नाइव फैंटेसी थे। माँ कहता है कि एस्ट्रिड को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी के बाद वो उसे बहुत अच्छी तरह रखेगा और अगर उसने उसे एक बेटा दिया तो वो उसे एक और म्यूजियम खरीद कर दे देगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए एस्ट्रिड टूटकर कहती है कि वो सब समझ गई है। बेबस माता पिता अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत समझदार हो गई है। वे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की पेशकश करते हैं। सेक्रेटरी बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टियों के साइन करते ही लागू हो जाएगा और इसे बदला
बदला नहीं जा सकेगा। जैसे ही रोते हुए एस्ट्रिड पेन उठाकर साइन करने वाली होती है, अचानक जेक कमरे में दाखिल होता है। वो कहता है कि उसने सुना है कि कोई इस म्यूजियम को खरीद रहा है। एस्ट्रिड को समझ नहीं आता कि जेक यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में क्या कर रहा है। मार्क फिर से चिल्लाता है और गार्ड्स को उसे बाहर फेंकने को कहता है। मार्क जेक को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में जेक उसे ऐसा जोरदार पंच मारता है कि वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। मार्क बौखला कर उसे कोर्ट और जेल भेजने की धमकी देने लगता है। जेक एस्ट्रिड के पास जाता है और उसके चेहरे से आंसू पोंछता है, जिससे एस्ट्रिड शर्म से लाल हो जाती है। उसके माता पिता पूछते हैं कि क्या वो इस लड़के को जानती है। एस्ट्रिड बताती है कि वो उसका क्लासमेट है। उसके पिता ताना मारते हैं कि इस उम्र के लड़के को गार्ड की नौकरी करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तभी जेक हाथ बढ़ाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को झपटा है और सबके सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। एस्ट्रिड के पिता फर्श से कागज के टुकड़े उठाते हुए चिल्लाते हैं कि ये उसने क्या किया। तब जेक शांति से ऐलान करता है कि वह इस म्यूजियम के लिए $1 बिलियन का ऑफर दे रहा है। मार्क ठहाका मारकर हंसता है और कहता है कि अगर जेक ने वाकई इसे खरीद लिया तो वो गंदगी खाने को तैयार है। जेक जवाब देता है कि पिछली बार जिसने उससे शर्त हारी थी, उसके बाद उसे अब इन बातों पर यकीन नहीं रहा। मार्क अपने गुंडों को फोन लगाता है और जेक को रास्ते से हटाने के लिए कहता है। इसी बीच एस्ट्रिड के पिता जेक से कहते हैं कि अगर वो आधी रकम 500 मिलियन का डाउन पेमेंट अभी कर दे तो ये म्यूजियम और एस्ट्रिड दोनों उसके हो जाएंगे। सेक्रेटरी जेक को एक नया कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें कीमत और टाइटल बदल दिया गया था। जेक जब उसे पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि कानूनी भाषा में ये असल में एस्ट्रिड को खरीदने का सौदा है। जेक को ये सब बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो एस्ट्रिड को किसी सामान की तरह नहीं पाना चाहता। वो कमरे में टंगी उस कविता वाली पेंटिंग को देखता है और कहता है कि इन चीजों में अद्भुत क्षति है। वो परिवार की ओर मुड़कर कहता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बदलना चाहता है। जेक ऐलान करता है कि वह ये $1 बिलियन सिर्फ म्यूजियम खरीदने के लिए देगा और इसमें इन ऐतिहासिक कलाकृतियों आर्टिफैक्ट्स की कीमत शामिल नहीं होगी। उसकी नजर में ये पेंटिंग और कैलीग्राफी अनमोल और इन्हें पैसों में नहीं तौला जा सकता। वो आगे कहता है कि क्योंकि एस्ट्रिड इन चीजों की सच्ची कदर करती है, इसलिए म्यूजियम का इस्तेमाल करने और इन कलाकृतियों की देखभाल करने का पूरा अधिकार सिर्फ एस्ट्रिड के पास रहेगा। अंत में जेक एस्ट्रिड की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना।